मेरी माशाल्लाह 5 बहनें, यू नो आई हैव अ डॉटर, आई एम मैरिड, आई हैव अ वाइफ। तो वही आप वाली बात, हम ऐसे तो हम भी फेमिनिस्ट हैं, वी वांट द बेस्ट फॉर आवर वुमेन, डोंट वी? बिल्कुल। और इस्लाम तो फिर मेरे ख्याल से सबसे बड़े जो फेमिनिज्म की जो प्रीचिंग है वो तो फिर इस्लाम से आती है। आपका टैलेंट अगर अच्छा है तो आप पाकिस्तान में पहली बात आप कर क्या रहे हो, आप जाओ IFBB शोज खेलो, और उधर से फिर आपकी अगर कमाई की बात करें तो इट्स नॉट एनफ जस्ट टू विन अ प्रो कार्ड, you need to have a personality, you need to have your charisma, you need to have your communication skills, ताकि कोई कंपनी आपको sponsorship दे, so that you give them something in return, which is obviously marketing their products, right? The problem I have is with the abuse and the rampant abuse of steroids. उसके अंदर ये जो देसी कोचेस जिसको हम कहते हैं, they should be held accountable. आजकल ये बड़ा होता है जी, लड़कियां गोल्ड डिगर हैं, ऐसी वैसी हैं। भाई अल्लाह ने आपको रोल दिया to provide and protect your women, तो प्रोवाइड का रोल तो अल्लाह ने दिया ना, तो औरत अगर पूछ लेती है तो उसमें क्या बुराई है? अगर वो साथ देती है वो उसका एहसान है। ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मत कॉम्पीट करो। वो जो 10-15 लाख रुपए आपने लगाने हैं वो अपने घर पे लगा लो, अपनी पढ़ाई पे लगा लो, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट पे लगा लो, काम कारोबार पे लगा लो, बाय समथिंग नाइस फॉर योर वाइफ एंड किड्स। अब कितने नामवर हमारे ब्रांड्स हैं, लोकल ब्रांड्स हैं, आप क्या अपनी माँ और बहन के साथ बैठ के वो उनके प्रोडक्ट्स देख सकते हैं? तो यहाँ पे फेमिनिज्म किधर गया? इधर क्यों नहीं चीखती हैं वो, क्यों नहीं बोलती हैं? इधर वो बोलेंगी हमारा जिस्म हमारी मर्जी, तो फिर जिसका बैकलैश होगा दैट्स फॉर द सोसाइटी टू बेयर, राइट? वी बोथ लिविंग टुगेदर, आरंट वी? जो लिंडर का भी डेथ हुई, उनकी जो पार्टनर है, गर्लफ्रेंड है, उनसे पूरा उनका जनरेशन आयरन ने कवरेज किया। टर्न आउट ही हैड अ हार्ट कंडीशन डेवलप्ड ड्यूरिंग कोरोना, बट चूंकि वो वेट ट्रेनिंग करता तो बहुत कम बॉडी फैट पे रहता था, विच आई डू एग्री, पूरा साल इतने सिंगल डिजिट बॉडी फैट में रहना इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू फॉर लॉन्जेविटी। लेकिन यहाँ पे किसने हक दिया इन सारों को खुदा बनने का? सही बात, किसने हक दिया आपको? अस्सलाम वालेकुम हसन, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम फात भाई, आप कैसे, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन, थैंक यू सो मच फॉर शोइंग अप यार। लास्ट टाइम हमारी फिजिकली मुलाकात कराची में ही हुई थी, और इस टाइम भी बड़े शॉर्ट नोटिस पे यू अलाउड all of us to come I would here like and to have thank this. you and the team first of all कि आज संडे था, the studio was not available yet, you took all this trouble to come to the hotel room and shoot, तो ये आपका बड़ापन है, आपकी मोहब्बत है, anything for and you I'm भाई, deeply grateful to you for this. anything for you, क्योंकि मैं पर्सनली तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ, ठीक है? Thank you. The people like you, like डॉक्टर वसीम, like शफकत हुसैन, इस तरह के और सारे बहुत सारे लोग हैं जो फिटनेस इंडस्ट्री में हैं, लेकिन जब उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी में देखता हूँ तो मुझे फिटनेस इंडस्ट्री से प्यार होता है। मैंने एक चाइनीज प्रोवर्ब पढ़ा था, मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा था, उसमें कहा था मेक योर माइंड सिविलाइज बट सैवेज योर बॉडी। ये चीज़ जब मैंने पढ़ी तो मैंने कहा यार कुछ ऐसे लोग हैं जो इस डेफिनेशन पे फिट होते हैं, यू आर वन ऑफ देम माशाल्लाह। इसमें सबसे पहले बात आती है कम्युनिकेशन स्किल्स की, हाउ टू कम्युनिकेट। अच्छा, हसन ने बहुत सारे पॉडकास्ट, 3-4 पॉडकास्ट कर चुके हो अभी तक, बहुत सारी फिटनेस की बातें हुई हैं। हमारा इस पॉडकास्ट का मकसद ज़्यादा फिटनेस की बातें नहीं, फिलॉसफी, माइंडसेट पे बात करना है, रिलेशनशिप्स पे बात करना है, क्योंकि असल में तो देखो मेरा माइंडसेट ये है कि बॉडी बाद में बनती है, खोपड़ी यहाँ लगी हुई है, बॉडी नीचे लगी हुई है, जो कुछ यहाँ चल रहा है ना वो डिक्टेट कर रहा है आपकी बॉडी में सारे चेंजेस को। अगर यही इन प्लेस नहीं है, यही केमिकल लोचा आपका आउट है, तो आप फारिग हैं। सही है, 100%। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि व्हाट हैज़ मेड यू हसन महमूद टुडे। फॉर एग्जाम्पल यू हैव गॉन थ्रू फ्यू ट्रॉमास इन योर लाइफ, उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह यू हैव मेड द मोस्ट ऑफ दोज ट्रॉमास। बहुत दफ़ा क्या होता है, लोग स्टक हो जाते हैं ट्रॉमा से लाइफ में। तो मैं चाहता हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें तुम आज बताओ जो लोगों को पता नहीं है कि यार इस साउंड बॉडी और साउंड माइंड के पीछे कुछ पेनफुल एरियाज भी रहे हैं, इससे निकल के तुम आज यहाँ आए हो। सबसे पहले तो कैरेक्टर बिल्डिंग मेरे ख्याल से शुरू ही घर से होती है। तो ये सारे जितनी आपने इतनी तारीफ की, थैंक यू फॉर दैट, ये सब क्रेडिट मेरे माँ बाप को जाता है। इसमें मेरा अपना कोई हुनर, कोई रोल नहीं है। ये सारी तरबियत, इब्तदाई तरबियत सब घर से ही होती है। और रही बात कम्युनिकेशन स्किल्स की, द मोर यू इंटरेक्ट विद पीपल आपको समझ लग जाती है कि वो दो ही बेसिक्स हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, रिस्पेक्ट एंड लव। As long as you keep that in the conversation with any person you're dealing with, no matter how difficult or how easy they are, you can get through to them. प्यार और इज्जत से आपका बहुत ही मुश्किल है कि it's not reciprocated. मैंने जितना अभी तक देखा है, प्यार और इज्जत हमेशा रेसिप्रोकेट होती है। तो the character building part goes to any good you see। मैं हमेशा कहता हूँ जितना थोड़ा सा भी किसी को अगर कोई गुड नज़र आता है किसी भी डिपार्टमेंट में, that I will give credit to my parents for that. सही, ज़बरदस्त। अच्छा मुझे बताओ कि शादी को कितना अर्सा हो गया? 10 साल। 10 साल हो गया। कितने बच्चे हैं?
मेरे 3 थे. I have 1, 2 passed away. 2 passed away. अच्छा, थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि मैं असल में देखो, इट्स नॉट एन अपॉर्चुनिटी टू कैश इन ऑन दिस थिंग, लेकिन बहुत दफ़ा क्या होता है कि लोग ना सिर्फ लोगों की लाइफ में अच्छा अच्छा देख रहे होते हैं और अपने आप को उस अच्छे से कंपेयर कर रहे होते हैं. ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि यार उसकी लाइफ में क्या मसले हैं, उसकी इतनी बड़ी बॉडी है, उसके पास इतना पैसा है, ये सब कुछ है. मैं थोड़ा सा ही चाहता हूँ कि यार हम लोग बेसिकली उन पेनफुल मोमेंट्स की बात करें जो ज़िंदगी में हुए हैं और उससे क्या लर्निंग्स आई हैं जो बेसिकली उन लोगों के लिए कारआमद साबित हों जो ये समझते हैं कि यार पेन इज़ नॉट द पार्ट ऑफ लाइफ, पेन शुड नॉट बी देयर एट ऑल. देखिए, पहले तो आपको ये तस्लीम करना है और समझना है कि ऐसा कोई इंसान इस दुनिया में नहीं है जिसने अपनी ज़िंदगी में पेन या ट्रेजेडी किसी ना किसी सूरत में इनकाउंटर ना की हो. वो हाउ यू रिस्पॉन्ड टू इट इज़ एंटायरली अप टू यू. वो एक बड़ी मशहूर, आपने भी एक शॉर्ट स्टोरी सुनी होगी कि एक ड्रंक फादर के 2 बेटे होते हैं, एंड वन ऑफ देम टर्न्स आउट टू बी अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन एंड द अदर टर्न्स आउट टू बी अ ड्रंक जस्ट लाइक हिज फादर. तो उनसे दोनों से एक ही सवाल पूछा गया कि व्हाई आर यू लाइक दिस, और दोनों का जवाब भी एक था, माय फादर वाज अ ड्रंक. So one son decided this is not how I want to live. He made a better life for himself. And the other said, बाप ऐसा तो मैं भी ऐसा हूँ. So that is entirely up to your response to a particular situation. मैं ना पहला इंसान हूँ ना आखिरी इंसान हूँगा जिसके साथ इस तरह का ट्रेजेडी पेश आई. 2 बच्चे, वालदा, and very sudden all of that. But अगर आप आसपास दुनिया में नजर दोहराओ तो अपनी प्रॉब्लम्स बहुत छोटी लगती है. मुझे फिर भी वक्त मिला अपनी वालदा के साथ, अपने बच्चों के साथ. कम था जैसा भी था, आई स्टिल गॉट टाइम टू स्पीक माई हार्ट आउट, टॉक टू देम, लव देम मोर. बहुत से लोग हैं जिनको ये मौका भी नहीं मिलता, राइट. लाइक आई वाज बोर्डिंग दिस फ्लाइट ऑन माई वे टू कराची और मेरे जहन में वो जो हमारा PIA का जहाज क्रैश किया था कराची में, वो बार बार रिपीट हो रहा था कि वो भी मेरी तरह की थे. दे वर अबाउट टू यू नो message their loved ones. उन्होंने भी मेरी तरह ही मैसेज किया होगा, alright this is the time, I've just we're about to take off. खाने में ये बनाना, alright pick me up at this time, the regular conversations we all have. They were there the same way, right? And how did that end? So once you realize how fragile life is, it makes it all the more beautiful. So the Hassan 10 years ago and the Hassan sitting in front of you today is wiser in the sense that I now realize how vulnerable we all are. और ये जिंदगी का जो धागा है किस कदर बारीक है. तो now I train with more gratitude as I did 10 years ago. अब मैं हर सेशन के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह आपने इस काबिल बनाया कि I could get through this session. Or if anything, I achieve something, I get something, I'm more thankful now. क्योंकि I realize that this is all going to end. It's not going to stay forever. और हमारा तो काम आपको पता ही है, the amount of stress we put our joints and body through. बिल्कुल ऐसे ही. तो हमारा तो career span वैसे भी इतना कोई long lasting नहीं होता. बहुत आपने हद की. I think we'd be lucky the way we train and the stress we induce ourselves to. I think we could round it off in mid-40s or 50s at peak performance level. वो भी आप बहुत मैं ideal case scenario बता रहा हूँ. So once you realize something is not going to stay, चाहे वो आपकी फिजिक है, आपकी सेहत है, the people around you, we might not have this conversation ever again. We never know where life would take you and where it would take you. बिल्कुल ऐसे ही. So once you realize everything is going to end, that's when I think the beauty of life begins. और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है ना, रिलेशनशिप विद पेन. अभी एक रिसेंटली फिल हीथ का मैं पॉडकास्ट देख रहा था, उसने बड़ी ज़बरदस्त बात की रिलेशनशिप विद पेन के बारे में. उससे काफ़ी सारे इंसाइट्स थे. आई वांट द सेम थिंग फ्रॉम योर साइड कि हम बेसिकली लाइफ में पेन चाहते नहीं है. फॉर एग्जांपल कोई बंदा आता है, वो जो आपके डॉम्स होते हैं, डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस जो होती है, वो बेसिकली लोग ये सोच के भाग जाते हैं कि यार 3-4 दिन में इतना दर्द हुआ जिससे पहले तो कभी हुआ नहीं, ये ट्रेनर गलत है या कोई उसने हमारे साथ मसला कर दिया. फिर वो दूसरे ट्रेनर्स पे हॉप करते हैं कि भाई ये मसला हो रहा है हमारे साथ. दूसरी चीज़ क्या होती है कि भाई आपकी लाइफ में ग्रोथ जब भी होती है, आप किसी कॉर्पोरेट सिचुएशन में जाते हैं, आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, पेन इज़ ऑलवेज देयर. आप फैमिली स्टार्ट करते हैं, पेन इज़ ऑलवेज देयर. सही. तो ये जो पेन की सिचुएशन है, व्हाट इज़ योर लर्निंग फ्रॉम द पेन कि यार पेन को किस तरह देखना चाहिए, क्योंकि असल में ग्रोथ का कैटलिस्ट जो होता है वो यही होता है, चाहे आपकी फिजिकल हेल्थ हो, मेंटल हो, इमोशनल हो. पेन आई थिंक इज द ग्रेटेस्ट मास्टर इन लाइफ. आपकी बहुत सी चीज़ों के जो बैरियर्स हैं वो टूटते ही तब हैं जब आप यू गो थ्रू पेन. पेन इज लाइक स्टैंडिंग एट द एज ऑफ द क्लिफ. ईदर यूल मेक दैट जंप और यूल स्टे स्टक देयर फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. तो जो मेजॉरिटी आप जो सक्सेस स्टोरीज देखते हो, जिनको मैं देखता हूँ, they knew how to channelize that pain. And the most unfortunate people I've seen is जिन्होंने उस pain को mentally अपने आप पे हावी होने दिया, and they let the pain put them down.
ये आपकी ना दीन की तरबियत है ना दुनिया की तरबियत है। सही बात है। पेन कैन हेल्प गिव यू दैट पुश व्हेन यू स्टैंडिंग एट द एज ऑफ द क्लिफ, दैट इज इट। और उसको किस तरह चैनलाइज करते हो वो आपके ऊपर है। एंड आई फील वेरी सॉरी फॉर दोज हु यूज पेन एज एन एक्सक्यूज not to do well in life. You know, you come across so many individuals who have this sorry tale कि चूंकि this happened to us, अब हम नहीं कर सकते, दर्द ही बहुत है, या ऐसा हो गया, दर्द ही बहुत है। तो don't use that as an excuse. You know, use that as a catalyst. Or pain will help you, and if you master it, it is going to make you achieve the unbelievable. आप किसी भी, अब देखिए इमरान खान साहब की वालदा अगर कैंसर से शायद फौत ना हुई होती तो वो शौकत खानम ना बनाते। पेन विल मेक यू ईदर एन एम्पैथ और इट कैन टर्न यू द अदर वे अराउंड। अब वो आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग और आपके माइंडसेट पे है कि आपने उसमें से कौन सा सबक उठाना है। तुमने एक पॉडकास्ट में कहा था, बड़ी खूबसूरत बात की थी, मुझे वो हिट की। तुमने कहा टेस्टोस्टेरोन को बेसिकली लोग बोलते हैं ना कि टेस्टोस्टेरोन लेके आप टकरे मारने लगते हैं इधर उधर, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप जंगली थे और आप टेस्टोस्टेरोन पे आ गए अगर आप बिल्कुल ऐसे पैसा आपको जो आप होते हो ना, पैसा आपको और ज्यादा कर देता है। अगर आप खबीस होते हो तो आप हमेशा से ऐसे ही थे। वो कहते हैं ना कि अगर आप होटल जाके एक्स्ट्रा पानी या एक्स्ट्रा पैकेट चीनी इस्तेमाल करते हो जिसकी जरूरत नहीं होती, तो उसका मतलब आप पहले से ही चोर थे। वो आप होटल आके या पहले से नहीं थे, तो आप इट जस्ट एनहांसेस परफॉर्मेंस एनहांसर। लाइक टेस्टोस्टेरोन की अगर हम बात करें, इट जस्ट एनहांस हु यू ऑलरेडी आर। तो यू विल जस्ट सी अ मोर मैग्निफाइड वर्जन ऑफ योरसेल्फ। वो आपको ऐसा नहीं है कि एक बहुत काम आदमी को आप टेस्टोस्टेरोन दोगे तो वो पागल हो जाएगा या टकरे मारेगा, लेकिन ये कि अगर पहले से यू हैव अ डिस्पोजिशन फॉर इट, इट विल डेफिनेटली एनहांस इट। सही है। अच्छा, तुम यू आर एज 32 राइट? या आई एम 37। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 5 इयर्स। सही है। देखने में डेफिनेटली मेरा छोटा भाई भी, हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि छोटे जो होते हैं वो ज़्यादा बड़े लगते हैं। नहीं, हाँ, इधर भी ऐसे ही है। You look way younger than me. इधर भी ऐसे ही है। अच्छा, इसमें मैं बात करना चाहूँगा बॉडी शेमिंग की, क्योंकि दोनों तरफ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लोग मुझे देखते हैं मैं जिमिंग कर रहा हूँ, या फिर अभी कुछ अर्से पहले किसी ने मेरा इंटरव्यू किया था, किसी ने नीचे आके कमेंट किया, भाई चूज़ा क्या बताएगा बॉडी कैसे बनती है, अपनी बॉडी देखिए इसने, ये है वो, तो ये बॉडी शेमिंग है। सही है। किसी ओबीस बंदे को भी देखते हैं तो बॉडी शेमिंग करते हैं, किसी सूखे को देखते हैं बेचारे बॉडी शेमिंग करते हैं। तुम्हें देखें तो बोलते हैं यक। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो तुम्हारी तस्वीर देख के, जैसे मैंने खानदान में किसी वो देखा, मैंने शेयर किया तो किसी ने मुझे कहा यार ये बनता है, ही इज यक। मैंने कहा एक्सक्यूज मी, यक? तो मेरे भी फोन पे बात कराना है उनसे। तो अच्छा, that actually is a huge compliment for me. See, I'm not in this to look pretty, right? I'm not in this to just to be desired. I have a personal goal, and if that's I realize and I understand that it might not appeal to a lot of people. बिल्कुल ऐसा ही है। But I'm happy with देखो, तुमने जो तुम स्किनी रहे हो काफी अर्सा, सही है? Oh yes, underweight. हाँ, painfully underweight. बिल्कुल ऐसे ही है। तो तुम्हारे पास कोई रीजन था अपने आप को चेंज करने का, और तुमने चेंज किया, एंड नाउ यू आर इन दैट पोजीशन कि तुम ये कह सकते हो हाँ जो मैं चाहता वो अचीव कर लिया। वो रीजन बहुत सिंपल था, और I've spoken about it many times before, but we'll go through it very quickly again. I fell into a drug habit. तो उसमें मेरे को ब्रेक वाली जो मैं एज ऑफ द क्लिफ पुश की बात कर रहा था, दैट वाज वन ऑफ दोज मोमेंट्स इन माय लाइफ। या तो उधर मैं बन सकता था या उधर मैं ख़त्म हो सकता था। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह ने इस काबिल किया कि आई चोज द लैटर। तो वो मेरी डॉक्टर ने मुझे, डॉक्टर एना ने, शी रिकमेंडेड आई ट्राई वेट ट्रेनिंग एज अ बिहेवियर मॉडिफिकेशन टूल। ओके। शी स्पेसिफिकली यूज द वर्ड वेट ट्रेनिंग। और मैंने हमेशा कहा कि जब मैं पहली बार एडमिशन के लिए जिम के बाहर गया तो मैं शीशे से देख रहा था, तो मैं बड़ा इंटिमिडेट हुआ कि ये मतलब इतने गुस्से में है सारे, और they're all sweaty and they look very angry and so big and all of these guys, what am I doing here? लेकिन it worked. I got the bug, alhamdulillah. और मेरा मकसद ज्वाइन करने का ही था ही नहीं to build bigger arms or a bigger chest. I was pretty much okay with how I looked. मुझे कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन वो बस अल्लाह ने जब लिखी होती है एक रास्ता बन जाता है। अच्छा, होता है इसमें ये है कि बंदा अपने आप को अक्सर बहुत दफ़ा मैंने नोट किया कि कोई मुझे कहता है कि यार मैं चेंज होना चाहती हूँ या चेंज होना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सुन लिया मैंने मोटा मोटा, या बहुत सुन लिया सूखा सूखा। तो मैंने कहा भाई, मैं उनको अक्सर ये बोलता हूँ कि देखें चेंज दो तरह से आती है। वो मैंने एक कोच की एक टॉक सुनी थी, उसने कहा था चेंज दुनिया में सिर्फ दो तरह से आता है, सिर्फ दो, इसके अलावा कोई चीज़ है ही नहीं। एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल जो है ना, कोई लाइफ में अच्छा क्लाइंट आ गया, कोई लाइफ में अच्छा बंदा आ गया, कोई प्रमोशन हो गई, कुछ हो गया, तो वो तो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो दूसरों के कंट्रोल में है, तो उसको उस पर तो बॉदर करना बेकार है। लेकिन जो आपका इंटरनल चेंज है ना, वो आपका अपना रीज़न होता है। अच्छा, होता क्या है कि जब आप बुली होते हो किसी वजह से, तो इसमें कहीं ना कहीं एक चीज़ छुपी हुई है कि क्या आप भी अपने आप को उस शेप में अच्छे नहीं लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ओबीस हो
सही है, बट यू डोंट फील कंफर्टेबल इन योर सेल्फ, आपको हार्ट डिजीज है या कोलेस्ट्रॉल का इशू है, इसका मतलब यू नीड टू चेंज, ठीक है। लेकिन सिर्फ ये स्टिमुलस रखना कि नहीं यार उसने मुझे कह दिया इसलिए मुझे चेंज करना है, आई डोंट थिंक इट्स अ गुड अप्रोच एंड इट डजंट वर्क, इट बैकफायर्स। It would be very short-lived. Yeah. हाँ, एंड इट बैकफायर्स। तो अच्छा, बॉडी शेमिंग के बारे में तुम क्या बोलोगे कि यार पर्सनल गोल के बारे में मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा सा एलैबोरेट करो कि तुम्हारा पर्सनल गोल क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अक्सर लोगों से बोलता हूँ कि यार मेरा पर्सनल गोल, आई हैव अ नीश टू केटर टू, सही है। 30+ बिजनेस ओनर्स, वर्कaholics, फैमिली ओनर्स, जिनके पास जाहिर है उनको डाइट करने का टाइम नहीं है, मतलब सही खाने का टाइम नहीं है, सोने का टाइम नहीं है, वो बेसिकली चाहते हैं कि यार हम लोग अगर कोई अच्छी सी पैंट, अच्छी सी शर्ट पहने ना, शर्ट टक इन करें तो हम अच्छे लगें। उनके लिए पेट कम करना ही बहुत बड़ी चीज़ है, Yes. सही है। अब अगर मैं उनको फ्लैशी एब्स या इस तरह के डोले शोले दिखाना शुरू कर दूं तो वो पहले से ही रिपेल हो जाते हैं कि नहीं यार इसको तो यही करना है, इसका तो यही काम है। और जो दूसरी साइड है वो बॉडी शेम करती है आपको, अल्लाह ने नबी भी इंसानों में से इसलिए बनाए थे ताकि बाकी इंसान रिलेट कर सकें रिलेट कर कि सकें। ये भी हमारी तरह, इसकी भी बीवी है, हम्म, इनके भी बच्चे हैं, इनको भी काम मेहनत करके ही खाना है। तो अगर फरिश्तों में से अगर इस तरह के अल्लाह ताला इंतखाब करते हैं तो अल्लाह को पता था इंसान रिलेट ही ना करते बिल्कुल कि आपको क्या पता हमारे मसले क्या ना। है। तो आपका जो नीश है वो नीश, आई वोंट से इट्स अ नीश, आई थिंक यू टारगेट अ वेरी लार्ज ऑडियंस एक्चुअली। यू नो 90% आई थिंक आपकी वाले गोल के ऊपर आएंगे। एवरीडे वर्किंग पीपल हु नीड टू यू नो एटलीस्ट बी फिट, इफ नॉट टू एक्सट्रीम फिट तो हो। तो आई थिंक यू डू अ वेरी गुड जॉब ऑफ दैट। हाँ, लेकिन जब तुम्हें देखते हैं वो लोग तो वो बेसिकली जब आप जिससे रिलेट नहीं कर पाते ना उसको आप बुली करने लगते हो या उसको बॉडी शेम करने लगते हो, मेरा ये ख्याल है। जैसे तुम्हारे वाले, जैसे जो तुम्हारी टारगेट ऑडियंस है, तुम्हारी जैसी बॉडी चाहते होंगे, वो अगर इस तरफ देखेंगे वो बोलेंगे यार ये कैसा आदमी है। एक 20 बंदे को देखेंगे, अच्छा मसला सारा पता है क्या होता है, चलो इट्स ओके, इट्स नेचुरल, हम कह सकते हैं चलो मसला नहीं है। बंदा चेंज भी हो जाए ना, उसके बाद एक्सट्रीम्स ऑपोजिट हो जाते हैं, फिर जो दूसरे वाले लोग हैं वो दोबारा मतलब चैन किसी को किसी हाल में नहीं है। तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस फॉर द पीपल हु आर बीइंग बॉडी शेम्ड एंड बीइंग बुलीड? देखिए, अगर तो बॉडी शेमिंग आपके फायदे के लिए है तो मेरे ख्याल से उसमें कोई बुराई नहीं है। दैट फ्यूल्स हम लोग हैं भी लातों के भूत ना, हम बातों से नहीं हम्म। मानते। तो अगर कोई मेरा कोई दोस्त है और अगर मैं उसको थोड़ा बॉडी शेम करता हूँ, अगर मैं प्यार से पहले कोशिश हाँ। करूंगा, नहीं हो रहा। अब ये रेसलिंग में बिग शो को जॉन सीना बॉडी शेम करता था, डिड यू नो? पढ़िएगा उसके बाद, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो बिग शो से पूछा हाउ ऑल ऑफ अ सडन यू लॉस्ट सो मच वेट एंड यू एक्चुअली स्टार्ट टू लुक लाइक एन एथलीट नाउ। कहते जॉन सीना वाज माय इंस्पिरेशन, और वो मतलब कहता भी था उसको। तो बॉडी शेमिंग लाइक द अर्लियर टॉपिक पेन, उसी तरह आप उसको रिलेट करें कि अगर वो आपके फायदे के लिए है और किसी ने आपको थोड़ा शेम कर दिया है तो अपना ईगो थोड़ा साइड पे रखो, अपना एरोगेंस थोड़ा साइड पे रखो अंदर कि हाँ ये प्रॉब्लम है एंड वर्क ऑन इट। यू नो देयर इज नो अदर आंसर टू इट। एंड अगर थोड़ी बॉडी शेमिंग से या थोड़ी बेइज्जती से इंसान की पूरी बेहतरी हो जाती है तो वो बड़ी अच्छी चीज होती है, कोई बात नहीं। हम लोग भी मारे खा खा के और बड़ों की बेइज्जती सुन सुन कर ही बने हैं ना, तो वो इट्स ओके। आजकल मैंने पहले भी पॉडकास्ट में बोला था ज्यादा सेंसिटिविटी का इशू बना हुआ है सबको। तो वो मेरे ख्याल से दे शुड यू नो टफन अप अ बिट। इतने सॉफ्ट हार्टेड हो, इतने फ्रेजाइल ईगोज में ना, वो जिंदगी में नहीं चलेगा। बल्कि मैं एक मीम देख रहा था, वो एक सुपरमैन को अरेस्ट करके लेके जाते, वो मूवी का क्लिप था और कैप्शन दिया हुआ था मी इन 2050 आफ्टर आस्किंग एन ओबीस फ्रेंड ऑफ माइन टू स्टार्ट वर्किंग आउट। मतलब वो इतने सेंसिटिव हो गए थे कि मुझे अरेस्ट कर दिया उन्होंने। यू नो दैट वाज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द होल वीडियो। लोग सॉफ्ट होते जा रहे हैं। तो लोग एक तो सॉफ्ट हो रहे हैं, बॉडी शेम करती है। अगर आपके फायदे के लिए किया, लाइक मेरा अगर कोई अपना है प्यारा है मुझे और मैं उसके साथ इस टर्म्स पे हूँ कि अगर मैं उसको प्यार से समझा रहा हूँ, नहीं सुन रहा, और उसकी बेहतरी इसमें है कि मैं उसको थोड़ा शेम थोड़ा बहुत कर लूँ उसकी बेहतरी के लिए, तो आई वुड डू इट। इफ दैट मेक्स ए मूव, व्हाई नॉट, यू नो। इस पे भी काफी लोगों की हट जाएगी वैसे तो, लेकिन मैं चाहता हूँ देखिए वो अगली बात मैं यही कर रहा था कि अगर आपको ये फिक्र लगी रहेगी ना कि लोग क्या कहेंगे, तो it doesn't work like that. बिल्कुल ऐसे मुझे I've been very fortunate। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वालदा अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो भी कहती थी मेरे इस बच्चे ने बहुत प्यार कमाया, इसको लोग बहुत प्यार देते हैं। माय नेगेटिविटी और नेगेटिव कमेंट रेशियो इज क्लोज टू नथिंग। लोगों ने हमेशा बहुत प्यार दिया है। मैं अभी भी सबको ये कहता हूँ कि इफ यू आर डूइंग द राइट थिंग, अगर आपको एक पर्टिकुलर लुक पसंद है, यू वांट टू बी स्लिम एंड फिट, यू वांट टू बी बिग एंड रिप्ड, इट्स योर चॉइस। डोंट लिसन टू व्हाट अदर पीपल आर सेइंग। आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे। सही बात है, राइट? सो इग्नोर इट, इग्नोर द नेसेयर्स। अच्छा, इसमें अभी रिसेंटली तुमने एक जगह थोड़ा फेमिनिज्म पे टच अप ऑन किया था, वो जबरदस्ती हो गया था। हाँ, तो वो होस्ट ने एंड्रू टेट का टॉपिक छेड़ लिया, खुद ही उसने बोला, मैंने नहीं बोला था। लेकिन अभी बैक स्टेज तुमने बड़ी अच्छी बात की कि माशाल्लाह योर वाइफ हैज बीन द बीकन ऑफ योर पावर एंड योर सपोर्ट।
तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा एलैबोरेट करो उस पर, क्योंकि हमारे यहाँ वो जो पॉइंट है तुम्हारा, मेरा हमेशा कहना होता है कि देखो इंटरनली हर कोई फेमिनिस्ट है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी बेगम, अपनी माँ का ख्याल है तो डेफिनेटली आई एम अ फेमिनिस्ट। कहीं ना कहीं मुझे उनकी वेल बीइंग का ख्याल है, क्योंकि वही सपोर्ट कर रही है देखिए भाई। मुझे अभी तक मुझे क्या, जितने लोग ये टर्म यूज करते हैं उनको खुद भी नहीं पता खुद भी व्हाट नहीं इट पता मींस। उनको। पहले बिल्कुल आप ऐसे एक ही। यूनिफॉर्म डेफिनेशन तो ले आइए, हम्म, देन वी कैन टॉक अबाउट व्हाट इट इज। एवरीबडी, मेरी माशाल्लाह 5 बहनें, हम्म, आई हैव अ डॉटर, आई एम मैरिड, आई हैव अ वाइफ। तो वही आप वाली बात, हम ऐसे तो हम भी फेमिनिस्ट हैं, हाँ वी बिल्कुल वांट द ऐसे बेस्ट फॉर आवर वुमेन, डोंट वी? ही। बिल्कुल। और इस्लाम तो फिर मेरे ख्याल से सबसे बड़े जो फेमिनिज्म की जो प्रीचिंग है वो तो फिर इस्लाम से आती है। हम्म, अगर आप बैठ के देखें कि जो हक हुकूक अल्हम्दुलिल्लाह औरत को इस्लाम में है, वो तो मतलब आपने किसी और रिलीजन में कभी कभी पढ़ा है इस तरह का? हम्म, You know, the wife can take money out of your wallet and she's not even obliged to tell you. You know, the rights your daughter has over you, हाँ you know, सही the बात है। rights your wife has over you, uh, the women in your family have over you. I think Islam is the most beautiful answer to all of the toxic feminism out there. और अभी खतरनाक बात ये, लास्ट पॉडकास्ट में मैं बात कहना भूल गया था, अभी जो अच्छे मर्द है ना वो चुप करके तमाशा देख रहे हैं। ये जो टॉक्सिक फेमिनिज्म, मैं अच्छी फेमिनिस्ट की बात नहीं कर रहा, दे मस्ट बी वेरी गुड वंस आउट देयर, जो टॉक्सिक फेमिनिज्म है अभी ये ना एक टेकिंग टाइम बॉम्ब की तरह है। ऑल द गुड मैन अभी वो चुप करके देख रहे हैं कि ये क्या बोल रही है, यू नो, मैन आर डॉग्स, मैन आर दिस, मैन आर दैट, अभी वो चुप करके देख रहे हैं। लेकिन आई थिंक एक पॉइंट अनकरीब आएगा कि व्हेन दे लूज देयर कूल एज वेल। आई होप दैट स्टेज नेवर कम्स। यू वांट टू रेज अ वॉइस, बट आप सारे मर्दों को उस जुमरे में मत शुमार करें। दे आर मेन आउट देयर। ये भी आपको ड्रिल की आवाज आ रही है, ये पूल रेनोवेट हो रहा है, सुबह 6 बजे से 6-7 बजे से मजदूर ड्रिल कर रहे हैं, और दिन के एंड पे इनको चंद हजार रुपए मिलेंगे जो ये जाके अपनी बीवी बच्चे के लिए कुछ खाने को लेके जाएंगे। नाउ इफ यू टॉक अबाउट हार्ड वर्किंग मैन, वी आर, द सोसाइटी इज फुल ऑफ देम। तो वो आप एक अपने एक डेफिनेशन में प्लीज हर अच्छे हार्ड वर्किंग आदमी को मत शुमार करें। दैट्स माय ओनली रिक्वेस्ट। बाकी ये टॉपिक इज अ नेवर एंडिंग वन। वो मैंने एंड्रयू टेट के उसने होस्ट ने बात की, I got so many messages, oh, you know, you lost us at Andrew Tate. मैं कहा भाई मैंने कब उसकी कोई गलत बात इंडोर्स किया? आपने वीडियो देखी है? ऐसे तो आपके माँ बाप भी कुछ बातें ऐसी कर जाएंगे जो आपको शायद आप रिलेट ना करो, तो क्या करोगे? माँ बाप के आगे खड़े हो जाओगे। तो मैंने इतनी सी बात की कि जो सही चीज है उसको एक्सेप्ट करो, सीखो, जो गलत है उसको इग्नोर करो, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू मेंशन दैट अगेन, जो हम बैक स्टेज पे बात कर रहे थे अभी, कि योर वाइफ वो जो पहला डंबल और पहला बाबल था, Yeah, she was there since the जर्नी स्टार्ट beginning हुआ of था। the journey. She was there from day one, and I would not be here if it wasn't for her. Was support, and you know, as athletes, we go through a lot of mood swings and emotional, you know, challenges. And मेरे साथ तो मेरे ख्याल से जो challenges थे, a lesser woman would not have survived with me. तो वो उनका सब्र था और अभी तक है, जो she helps me and she puts up with me. एंड अभी तो उनको अंडरस्टैंडिंग भी काफी ज्यादा हो गई है। मैं उनको अक्सर कहता हूँ हाफ ट्रेनर तो आप खुद भी बन गए सुन के सिर्फ व्हेन आई डील विद पीपल। So it's never a one man show. You cannot do this alone. आर्नल्ड बड़े हमेशा बड़ी अच्छी बात करता है, अगर आपने उनकी डॉक्यूमेंट्री देखी है अभी रिसेंट, कहता है there is no such thing as a self-made man. Self-made man, बिल्कुल। You are dependent on opportunities. You're dependent on good people who are willing to give you a chance, who see that potential in you, and there is always a team behind you. चाहे एक बंदे की टीम हो या ज्यादा लोगों की टीम हो। तो ये कहना कि जी मैं एक मकाम पे इसलिए क्योंकि आई वर्कड हार्ड एंड आई डिड, मुझसे बहुत ज्यादा लोग ज्यादा हार्ड वर्किंग है। सही बात। There are better physiques out there. मैं तो किसी खाते में आज तक अपनी फिजिक को नहीं रखी। What I've seen, the best physique I've seen with my own two eyes पाकिस्तान में was in गुजरांवाला, और वो लड़का धनिया बेच रहा था। And I ran over to him और मैं बैठ गया उसके पास। मैं क्या क्या हिसाब किताब है, कैसे करते हो, you know, strike a conversation with him. तो ये सब कहना मेरे ख्याल से गलत है कि आई वर्क हार्ड तो ये हो गया, ऐसा हो गया, मैं इधर पहुंच। ठीक है, यू वर्क हार्ड, बट अगर अल्लाह की उसमें आप पे अता और मेहरबानी ना होती, रहमत ना होती, तो आप कुछ ना कर सकते। एंड द पीपल हु हेल्प्ड यू गेट देयर, आई रिमेंबर ऑल ऑफ देम एंड आई एम इन टच विद देम टिल डेट। Whoever it was, they all know who they are if they're listening to it. In any capacity, was it emotional support? If it was, you know, something as simple as sitting next to me and, you know, trying to make me feel better. मुझे सब याद है और आज तक we are closely knit together. But obviously, at the end of the day, your spouse, your better half gets to see the good and the bad and the ugly, right? So, I would give all that credit to her. अब जैसे आपने उसकी बात की, अभी self-made की बात हो रही थी. The first time I entered a gym, 2010 अगस्त, बरसात का महीना था,
basement gym, I8 में lifestyle, that's where I started, and like the power was off. और मुझे नहीं पता था कि this is not a good way to start, lifting weights. तो मैं अंदर चला गया, सर ने एक स्मिथ मशीन पे इंक्लाइन बेंच सिखाया मुझे. आई हैड नो आइडिया सेट्स और रेप्स कितने होते हैं. आई जस्ट केप्ट डूइंग इट, एंड उसका नतीजा क्या हुआ? आई एंडेड अप throwing up all over the place. So I used to rush out, throw up, and there was this very kind gentleman जिनका एक milkshake का stall था. तो उन्होंने देखा 2-3 बार लड़का आया है और ठीक ठाक उल्टियाँ कर रहा है बेचारा कमजोर सा. तो उन्होंने मुझे बनाना शेक बना के दिया. He didn't even charge me for it. He didn't even ask me for it. तो how do I know कि अगर उस दिन वो सर उधर ना होते, साहब ना होते, और वो शेक मुझे ना ऑफर करते, जिसको पी के मैं वापस बाय द वे गया, आई डिड नॉट स्टॉप, मैं फिर अंदर गया, तो मे बी हु नोज, मे बी आई वुड हैव बीन डिसहार्टेंड. तो उनका भी शायद किरदार था. हर इंसान का कहीं ना कहीं रोल होता है एट अ गिवन पॉइंट. तो नोबडी इज सेल्फ मेड. यू कैन नेवर बी सेल्फ मेड. यू कैन नेवर बी अ वन मैन आर्मी. I find it very arrogant and very derogatory when I, listen to these interviews of multiple people from different walks of life talking about, how we overcame this and how we did this and how we did that. Good for you, but there were lots of people, and I think किसी भी platform पे never miss the opportunity to say thank you to them. Had it not been for them, आप जो final product देते हो उसके पीछे बहुत working होती है. Like we are sitting here, and if it wasn't for these two gentlemen, we would not be having this podcast in a hotel room. They came in advance, they set up all this difficult equipment, and made sure we got the right angles and the lightning and everything. तो अगर podcast अच्छा जाता है इंशाल्लाह, which I'm sure आपका podcast है तो अच्छा ही जाएगा, तो they are to be thanked as well, right? So we all come together to produce a beautiful finished product. जैसे एक फिल्म के एंड पे क्रेडिट्स का कितना लंबा वो चलता है, बिल्कुल ऐसे ही है. तो it's very important to give credit where it's due and to say thank you where it's due. You should let those people know that you played a very important part in my journey. Yeah, this actually brings me to the next question, क्योंकि experience भी रहा है, observations भी रही हैं, और सबसे ज़्यादा जो फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग की जो इंडस्ट्री बदनाम है ना पाकिस्तान में, वो इसी वजह से है कि यार जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं ना, ये बड़े एरोगेंट होते हैं. ठीक है, इनको बात करने की तमीज़ नहीं होती है. इट्स अ कॉमन परसेप्शन. सही है. अब इशू सारा क्या होता है, एक तो हमारे यहाँ बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन अच्छे खासे होते हैं, बहुत सारी फेडरेशंस हैं. तो ये अब बहुत सारी फेडरेशंस में एक तो मैं ये देखता हूँ कि लड़का बेचारा जो तैयारी कर रहा है, लड़के जो तैयार होते हैं ना, वो बहुत सारा पैसा लगाते हैं. वो बेसिकली इंजेक्शन पे भी पैसा लगा रहे होते हैं, मतलब अब्यूज़ भी, स्टेरॉइड को अब्यूज़ भी कर रहे होते हैं, डाइट पे भी पैसा लग रहा होता है, ट्रेनिंग पे भी पैसा लग रहा होता है जो उस्ताद करवा रहे होते हैं. इसके अलावा जब वो तैयार होकर किसी भी, जैसे 10 फेडरेशन है, किसी एक फेडरेशन से खेल रहे हैं, उसके बाद 10-15 हज़ार या 25 हज़ार का प्राइस मनी जीतने के लिए पीछे वो पता नहीं कितने पैसे दे भी देते हैं. मतलब रिश्वत भी देनी पड़ती है कि यार अपना नाम ऊपर लेकर आएंगे. तो ये सारी जो प्रैक्टिसेस हैं, ये मुझे लगता है कि यार ये बॉडी बिल्डिंग नहीं, ये सिर्फ ईगो बिल्डिंग की है और कुछ नहीं है. देखें, अगर सिर्फ एक छोटा सा काम हो जाए ना कि पूरे पाकिस्तान में एक यूनिफॉर्म बॉडी हो जाए, यू वुड बी सरप्राइज्ड. आई थिंक मेरी प्रेडिक्शन, अगर एक यूनिफॉर्म बॉडी हो जाए, एक मिस्टर पाकिस्तान हो रहा है, एक मिस्टर पंजाब हो रहा है, बिल्कुल, आप सोचें कि लेवल ऑफ कंपटीशन किस म्यार का होगा. और उसमें से आई बिलीव कि हमारे जितने आज से पहले IFBB प्रोज 3-4 ही हैं, आई थिंक इन द नेक्स्ट 2 years if we have a uniform body, easily we can get another 7-8 pros out of Pakistan, अगर एक यूनिफॉर्म बॉडी हो. और पॉलिटिक्स आपको पता है उसने हर चीज का नाश मारा ही है. बॉडी बिल्डिंग में तो है भी बहुत ज्यादा. बिल्कुल, मैंने भी आपको बताया ना 2010 में जब आई कॉम्पीटेड जूनियर पाकिस्तान में, तो वो टाइटल फाइट के पीछे वो गाड़ियां और बंदूकें ले आए कि जी इधर आज खून खराब होगा लेकिन जीतेगा ये. तो दैट वाज, आई वाज अ लिटिल किड बैक देन. 17-18 साल का बच्चा था, और जब मैंने देखा कि यार ये तो मतलब एक टाइटल के पीछे यहाँ तक बात आ गई है, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि इंटरनेशनल मटेरियल हमारे यहाँ से निकलेगा. और उसके पीछे कितना अब्यूज़ है, मतलब कितना ड्रग का अब्यूज़ भी है, कितने महंगी चीज़ें लोग कंज्यूम कर रहे होते हैं, अपने रिलेशनशिप को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं. उसके बाद चलो $25,000 या कुछ ऐसा कुछ प्राइस मनी हो या कोई 5-6 लाख रुपए हो, समझ में आता है. देखिए, मुझसे इतने लोग पूछते हैं ना कि आप क्यों कॉम्पीट नहीं करते. मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले उसका जवाब दिया था. जिस दिन 25-30 लाख कम से कम विनिंग प्राइस होगा, मैं सबसे पहले जाके अपना नाम. और अभी जितने एथलीट्स, कॉम्पीटिंग बॉडी बिल्डर्स मेरी बात सुन रहे हैं, आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू कॉज अ ह्यूज स्टर, बट उनके भाई हूं ना, उनके लिए बेहतर सोचूंगा. और वो भी जितना जो मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि आई ऑलवेज गिव इन ऑनेस्ट ओपिनियन. एनी कॉम्पीटिंग बॉडी बिल्डर जो इस वक्त ये शो देख रहे हो, मेरी आवाज सुन रहे हो, मुझे देख रहा है, डोंट कॉम्पीट. ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मत कॉम्पीट करो. वो जो 10-15 लाख रुपए आपने लगाने हैं,
वो अपने घर पे लगा लो, अपनी पढ़ाई पे लगा लो, सही बात फ्यूचर है। इन्वेस्टमेंट पे लगा लो, काम कारोबार पे अपने लगा अंदर लो, इन्वेस्ट कर बाय समथिंग नाइस फॉर योर वाइफ एंड किड्स, गेट अ बेटर कार, अपग्रेड योर लाइफस्टाइल। डोंट डू इट। ये जो पाइप ड्रीम है ना, ये आर्नल्ड साहब ने शुरू किया था। यहाँ पे भी सबको वही है कि यू गेट ऑन स्टेज, यूल विन अ टाइटल, you'll get a call from a movie producer, you'll be cast in a ये pipe dream है, right? So Arnold has a huge role to play, but not everybody has the will and grit and opportunities and the platform which he did. ठीक है, उसने पूरा अपना मुल्क चेंज करके हिजरत किया, उसने यूएसए गया, उसको पता था इधर ही मुझे बनना है, जो होगा इधर होगा। तो अभी कोई भी, और ज्यादातर कॉम्पिटिंग बॉडी बिल्डर्स आपने भी नोट किया होगा, गरीब घर के लड़के होते हैं। हाँ बिल्कुल। तो दैट इज देयर वे आउट, दे थिंक दिस इज आवर वे आउट ऑफ पॉवर्टी, कि हम फिजिक बनाएंगे तो हमारा लाइफस्टाइल या कुछ बेहतर होगा। कुछ भी नहीं होगा, आप अपनी सेहत के साथ खेल रहे हो। जस्ट कॉम्पीट करना है, उस लेवल पे करना है कॉम्पीट जिधर आपका कोई रिटर्न भी मिले आपको। अगर आपका 10 लाख लग रहा है, कम से कम चलो 15 तो आपको वापस मिले तो समझ आती है। इफ दैट इज नॉट द केस, मेरे जितने भाई, प्यारे भाई, मेरे मासूम भोले भाले भाई जितने मेरे सुन रहे हैं, मेरे कहने पे डू नॉट कॉम्पीट if the reward is, if the risk is outweighing the reward, please don't do it. यार ROI एक चीज होती है ना, आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए ना। आप इन्वेस्ट किए जा रहे हो, रिटर्न क्या है? रिटर्न क्या है? कुछ भी सिवाय एक मेरा ख्याल से प्लास्टिक की ट्रॉफी के और कुछ 5-10 हज़ार रुपए के। या चले अगर CD70 भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी है। हाँ फिर भी for the price that you're paying in terms of your health and sacrifice, that is, और दूसरा पता है क्या, बड़ा बुरा भी महसूस करेंगे अक्सर जो ये बात सुन रहे होंगे अभी। I've judged so many shows myself, हाँ, लेकिन ये है कि उनको मैंने जितना ऑब्जर्व किया है, I've been in this a while now, they think it's their way out. ये देखो, मैं ये बात जो की ना, मैंने ऐसे लेमैन की है, मेरा बॉडी बिल्डिंग से ताल्लुक नहीं रहा है, सही है। मेरा जब मैंने कहा ना, मेरी नीश वो है ही नहीं। मैं तो बेसिकली अपील ही उन लोगों को करता हूँ जो बेचारे सोच भी नहीं सकते, जो जिम जाने का नहीं सोच सकते, बॉडी बिल्डिंग तो दूर की बात, ठीक है। अच्छा, इसमें सारा मसला ये होता है कि एक तो आप गलत लोगों को गलत तरह से मोटिवेट कर रहे हो, और दूसरी बात, आप इसमें आगे जाके ना सिर्फ कंप्लेनिंग एटीट्यूड रखते हो और कुछ नहीं रखते। मैंने कितने सारे एथलीट्स को देखा है, कितने सारे एथलीट्स को देखा है कि वो कंपटीशन जीत के ना बोलते हैं, जी देखें हम जीत कर आ गए, हमें कोई देख ही नहीं रहा। तो यार क्या जीत कर आ गए? मेरा उनसे ही सवाल है, इन ऑल ऑनेस्टी, क्या जीत कर आ गए आप? क्या जीता है? IFBB प्रो लेवल जीते हो, क्या जीते हो? ऐसा कुछ नहीं है ना। और अगर जीत भी गए हो तो दुनिया का कौन सा IFBB प्रो शो है या विनर है जिसके शो जीतने के बाद वो रातों रात मिलीनियर बने? देखिए, बॉडी बिल्डिंग का जो पैसा आता है ग्रैंड स्केल पे, वो सिर्फ या तो विनिंग प्राइस से आता है ओलंपिया लेवल पे, या आर्नल्ड क्लासिक। दीज आर द टू शोज व्हिच पे गुड मनी, ठीक है। जो निजी शोज होते हैं $5,000-10,000 से ऊपर का, उसका विनिंग प्राइस नहीं है। मुझे एक मिसाल दिखा दें, ये जितने हमारे लोग बैठ के कंप्लेन करते हैं कि हम ये कर क्या है। पहली बात तो ये कि आपकी फिजिक उस मेयार की और उस लेवल की नहीं है। आई रिकग्नाइज दैट सिंस अ लॉन्ग टाइम। मुझे लोग कहते हैं आप इंटरनेशनल, मैं कहता हूँ भाई मेरी वो इंटरनेशनल जेनेटिक्स ही नहीं है। आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, ठीक है। वी आर नॉट मेड फॉर दिस, वी आर एशियंस। करोड़ों में शायद कोई एक ऐसा आपको मिलेगा, बिग रैमी आपको मिलेगा करोड़ों में। आप ओलंपिया तारीख स्टडी कर लो, कितने एशियंस मिस्टर ओलंपिया बने आज तक? 2. And not everybody is, that's a genetic fluke of nature which resulted in a big Grammy. It was a genetic fluke of nature which resulted in a Ronnie Coleman. A normal human being, no matter what you give him, जितना मर्जी खिला लो, जो मर्जी उसके ऊपर आप R&D कर लो, you cannot make him to be another Ronnie Coleman. आपको हम जितना मर्जी फैसिलिटेट कर दें, जो मर्जी ड्रग्स दे दें, आप रॉनी कोलमैन नहीं बन सकते। तो दिस इज अ जेनेटिक स्पोर्ट, व्हाई डोंट वी रियलाइज दैट? हम क्या करते हैं कि अच्छा 250 मिलीग्राम टेस्टोस्टेरोन पे एक पर्टिकुलर लुक अचीव नहीं, ओके लेट्स गो टू 500। 500 पे आएंगे, अच्छा नहीं हुई, लेट्स गो टू 750, 1500, 2000, बर्बाद। I've come across 2000s। चिन्योट के लड़के ने भी एक रिसेंटली मुझसे रब्ता किया, उसका ट्रेनर ने, और जो कि एक बड़ा अच्छा दोस्त है मेरा, एंड आई हैव टू टेक दैट मैटर अप विद हिम एंड वार्न हिम नॉट टू डू दैट अगेन। तो उस है भी कॉम्पिटिंग एथलीट्स के कोच है, उसने उसको 1500, 2000 क्या क्या मिले, मैं तो पढ़ के परेशान हो गया। एंड ही वाज द फर्स्ट टाइम यूजर। तो ये मासूम भट्ट साहब बिल्कुल ठीक कलपते हैं। वो कहते हैं कि मुझे पता चले कि ये कौन लोग हैं, मैं तो इनके ऊपर केस कराऊं, इनके ऊपर मैं इनको अंदर करवाऊं। मतलब वो तकलीफ में बात करते हैं बेचारे कि क्यों इस तरह कर रहे हो। तो दिस इज अ जेनेटिक स्पोर्ट, प्लीज आप सुनने वाले इस चीज को समझें, ये जेनेटिक स्पोर्ट है। वी वर नॉट मेंट टू बी जेनेटिकली बिग, our bone structure is not what you would expect to be seen in an Olympia level. वो जो ओलंपिक लेवल एथलीट होता है वो 14-13 साल की उम्र से नजर आ जाता है। बिल्कुल, कि ये कुछ सेपरेट है भाई, इसका कोई हिसाब किताब फर्क है। जे कटलर 15-16 साल की, उसकी फोटो देखिएगा इंटरनेट पे, बड़ी मशहूर है।
ली प्रीस्ट की भी हम बात कर रहे थे, वो 14-15 साल की उम्र में उसकी जो फिजिक थी, ये अभी जितने लोग ये मिस्टर पाकिस्तान और छोटे मोटे टाइटल जीत के बांके मारते हैं, वो उसको देख लें एक दफा। आपका टैलेंट अगर अच्छा है तो आप पाकिस्तान में पहली बात आप कर क्या रहे हो, आप जाओ IFBB शोज खेलो, और उधर से फिर आपकी अगर कमाई की बात करें तो इट्स नॉट एनफ जस्ट टू विन अ प्रो कार्ड। You need to have a personality, you need to have your charisma, you need to have your communication skills, ताकि कोई कंपनी आपको sponsorship दे, so that you give them something in return, which is obviously marketing their products, right? तो सिर्फ अच्छी फिजिक से भी आपको स्पॉन्सरशिप या एंडोर्समेंट डील्स वो नहीं है, गारंटीड नहीं है। बहुत से ऐसे एथलीट्स हैं जो कॉम्पीट नहीं करते। महमूद अल-दुरा एक एथलीट है, ही यूज्ड टू कॉम्पीट, इज रिटायर्ड नाउ, उसको रेडकॉन ने अभी साइन किया है, एंड रेडकॉन की डील्स आर वेरी लुक्रेटिव बिकॉज ही हैज अ ह्यूज सोशल मीडिया फॉलोइंग। तो अब वो कोई बात करेगा तो उसको इतने देखने वाले हैं, वो उसका प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो गिव एंड टेक का मैटर है ना। हाँ, और मैंने इंडिया में काफ़ी सारे बॉडी बिल्डर्स देखे हैं, काफ़ी अच्छे बॉडी बिल्डर्स, जैसा जुनैद कालीवाला, शायद आप जानते हो। जुनैद कालीवाला बहुत ज़बरदस्त बात करता है और बहुत ट्रूथफुल बात करता है, और कोई हैंकी पैंकी नहीं है, कोई उल्टी सीधी बातें नहीं है भाई, साफ साफ बोलता है कि भाई तुम्हारा गोल ही नहीं है ये। और ख़ास तौर पर मैं लोगों से अक्सर कहता हूँ कि यार कुछ लोगों से मेरी बहस हुई थी कि मैंने जैसे तुम्हारी तस्वीर शेयर किया, किसी की कि भाई ये है, तो किसी ने कहा यार दीज गाइज आर डूश बैग्स। एक कॉमन परसेप्शन ये है कि इनके पास दिमाग नहीं होता, इनके पास बॉडी बनाने के अलावा, खाने पीने के अलावा कुछ करना नहीं होता, और इनके पास कोई बिजनेस सेंस है। ये तो आपने बड़ा छोटा एक मिथ्स किया है। अब एक और मिथ है बॉडी बिल्डर्स के बारे में, आई डोंट नो इफ इट्स अप्रोप्रिएट टू सारे नामर्द होते हैं स्पीक, नहीं स्पीक ऑन द पॉडकास्ट। तो नहीं, आई एम श्योर देयर आर फीमेल्स लिसनिंग टू इट एज वेल, आई डोंट थिंक इट्स अ डिसेंट थिंग टू से। लेकिन बॉडी बिल्डर्स के बारे में एक चीज ये भी मशहूर है कि यू नो दे लैक इन सर्टेन एरियाज। डोंट से दैट, यू नो। रिच पियाना के भी एक क्लिप आप देखिएगा, वो कहता था यार, वो जब कोई इनसिक्योर होता है ना, जब कहता है मैं मॉल में चलता हूँ, सामने से एक हस्बैंड वाइफ या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आ रहे हैं, तो वो मर्द फौरन इनसिक्योर हो जाता है कि इतना बड़ा बंदा गुजर रहा है। तो वो अपनी बीवी के सामने जान पूछ के, गर्लफ्रेंड के सामने जान पूछ के बोलेगा ओ ये तो नामर्द होते हैं, इनका तो ये मसला है, वो मसला है, इनका फलाना मसला है। तो रिच पियाना कहते हैं डोंट से दैट, आप उसका तजस्सुस जागेगा। एंड वंस दे रियलाइज कि आप जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं है, देन यू आर गोना बी इन सीरियस ट्रबल। तो ये डूश बैग्स, ये वो दिमाग नहीं है, ये सब चीजें, द मोस्ट लर्नड एंड द मोस्ट इंटेलेक्चुअल पीपल आई हैव नोन पर्सनल कैपेसिटी में, दे आर एथलीट्स एंड दे प्रीटी गुड। हाउ कैन यू हैव अ गुड बॉडी इफ यू डोंट हैव अ साउंड माइंड? बिल्कुल ऐसे। तो ये आई थिंक इट्स हाई टाइम पीपल स्टॉप विद दिस नॉनसेंस कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो सिर्फ खाते हैं और सोते हैं और उनको जिंदगी में कोई काम नहीं होता। क्यों भाई? फैमिलीज नहीं है, जिम्मेदारियां नहीं है क्या? ये आजकल जो हालात है, आपके ख्याल से कोई बंदा टिक के बैठ सकता है बगैर काम के? ये कॉन्सेप्ट ना ज़्यादातर जो हमारे यहाँ देसी फैमिलीज में ज़्यादा इसलिए आ रहा है, जो बात हमने पहले की कि जो ट्रेडिशनल बॉडी बिल्डिंग में लोग जा रहे हैं और पूरा पैसा लगा देते हैं, लोन्स ले लेते हैं, गाड़ियाँ बेच रहे हैं, घर बेच रहे हैं, पता नहीं इतने बड़े नाम है फाहद भाई हमारे मुल्क में अब, और ग्लोरीफाई कर रहे हैं उस चीज़ को कि देखो इतना कुछ कर लिया, अब हमें सपोर्ट करो। 2 बॉडी बिल्डर्स हैं, आप भी उनको जानते हैं, चले हम उनका नाम नहीं लेते, ऑल्दो आई एम वेरी टेम्पटेड टू कॉल देम आउट, वेरी टेम्पटेड, एंड दे आर वेरी डियर फ्रेंड्स ऑफ माइन एज वेल, सो इट मेक्स इट ऑल द मोर डिफिकल्ट। खैर, जो मैंने बात करनी थी वो मैं उनसे कर चुका हूँ, तो आई डोंट हैव टू स्पीक देयर नेम्स आउट। देखिए, उनमें से एक ऐसे साहब भी थे जिन्होंने अपनी वाइफ का पूरा गोल्ड बेच दिया, एंड ही वाज प्राउडली सेइंग दैट ऑन नेशनल टेलीविजन, ATV पे बैठ के बड़े फखर से बता रहे थे कि जी मैंने तो बीवी का सारा गोल्ड बेच दिया, और सेकंड पोजीशन आई उनकी किसी ये अफगानिस्तान या ये किसी नेबरिंग कंट्री में, आई थिंक अजरबैजान में कहीं इन्होंने कॉम्पीट किया था, एंड ही गॉट सेकंड प्लेस इन अ शो व्हिच इज नॉट इवन IFBB रिकॉग्नाइज्ड। तो मैंने अगला सवाल ही पूछा, मैं कहा बेगम को पे वो जेवर वापस खरीद के दिया? डिड यू कॉम्पनसेट फॉर दैट? डज दैट मेक सेंस टू यू? हमारे एक बड़े मायानाज बॉडी बिल्डर हैं, काम करते थे तंदूर पे, उन्होंने अपनी कंपटीशन के लिए सुने बहुत ज़्यादा उधार भी लिया, काफ़ी लोगों ने उनकी हेल्प भी की, US गए, एक टाइटल भी जीते। वंस अगेन दैट वाज नॉट IFBB रिकॉग्नाइज्ड शो, इट्स जस्ट अ मीडिया हाइप्ड इवेंट, मसलमेनिया की बात करूं। तो मैंने अक्सर सोचा चलें गुड फॉर हिम, उन्होंने जीता, अल्लाह ने इज्जत दी, लेकिन आई वुड स्पेंड दैट एफर्ट एंड मनी ऑन एन इवेंट व्हिच वुड एक्चुअली मैटर। इफ इट्स नॉट रिकॉग्नाइज्ड तो फिर पॉइंट क्या है? सही कह रहा हूं। सो अगर वही 20-25 लाख रुपए उन्होंने अपनी फैमिली पे या कारोबार पे लगाया होता, आई थिंक दैट वुड हैव बीन अ बेटर आउटकम, डोंट यू थिंक? तो वो आई थिंक, अब मैं क्या बोलूं, मैं बड़ा हैरान होता हूं। पाइप ड्रीम वाली जो बात की, पाइप ड्रीम, इट्स अ पाइप ड्रीम, नाउ इट्स मेकिंग सेंस। फिर यही वापस आके वही आप वाली बात कि जी हमें गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करी। भाई आई हैव ट्रैवल्ड क्वाइट अ लॉट ऑफ कंट्रीज। मैं आपको हैंड ऑन हार्ट बताता हूं,
कुछ जिम्स के जो लोकल लड़के हैं जो कॉम्पीट नहीं करते, दे जस्ट डूइंग इट फॉर द लव ऑफ इट। मैंने उनकी वो फिजिक्स देखी हैं जो हमारे मिस्टर पाकिस्तान को कच्चा चबा जाए। सही कह रहे हो। आई डोंट नो ये किन घोड़ पे सवार हैं, ये किस किस नशे में रहते हैं, इन्हें लगता है कि इनकी कोई ऐसी फिजिक है जो दुनिया में आज तक किसी की बनी नहीं है। आप इन द ग्रैंडर स्केल ऑफ थिंग्स, इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स, आप तो किसी खाते में आते ही नहीं हो। आई हैव मेट ओलंपियन एथलीट्स, मैं मिला उनसे 2016 फिट एक्सपो दुबई। आई वाज ऑनर्ड टू बी द एम्बेसडर फ्रॉम पाकिस्तान। मैं मिला हूं, वी वर इन द सेम होटल, वी स्पेंड टाइम टुगेदर। मैं काई ग्रीन, बिग रामी, सबके साथ मेरा वक्त गुजरा, बैठे हमने गपशप किया। उनकी फिजिक इज समथिंग व्हिच इज वेरी डिफरेंट है। मतलब मैं अब आपको किस तरह समझाऊं कि दे आर सो जेनेटिकली गिफ्टेड कि वो बचपन में ही नजर आ गए थे कि ये जो है ना, ये इसकी जेनेटिक्स ऐसी है, इसको अगर हमने पॉलिश किया। मासूम भट्ट साहब बड़ी प्यारी बात करते हैं कि जो इंटरनेशनल कोचेज होते हैं, ये जॉर्ज फेरा और जितने ये बड़े बड़े नाम हैं, हैनी रैमबॉर्ड एंड ऑल ऑफ दीज गाइस, शार्ड निकल्स, ये हाथ ही नहीं डालते उस केस पे जिसका इन्हें पता होता है कि इसका कुछ बनने ही नहीं वाला। अगर आज मैं यहाँ का मिस्टर पाकिस्तान फ्री टिकट उसको करके दूं और शार्ड निकल्स की या चार्ल्स ग्लास की फी भी भरने को तैयार हो जाऊं, वो एक नजर डालेगा उस पर, कहेगा बच्चे किधर आए हो, फिगर लड़ने आए हो, क्या लड़ने आए हो, फिजिक लड़ने आए हो, ओपन में तो कोई चक्कर ही नहीं है तुम्हारा, व्हाई यू वेस्टिंग माय टाइम, दिस इज नॉट फॉर यू। मासूम भट्ट साहब बिल्कुल ठीक हो, खरी बातें करते हैं, इसलिए आई एडमायर एंड रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। ठीक है, वो होसा भी करते हैं कि बिल्कुल ठीक करते हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने कहा था ना, ही कॉल्ड आउट दोस गाइस कि यार क्या मांगते रहते हो तुम, के गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। बोलते हम लोग यहाँ खाते हैं, अपना बिजनेस है, अपना कमाते हैं। बट देन अगेन, अभी मैंने रिसेंट उनकी वीडियो देखी जिसमें वो अभी दुबई मसल शो पे गए, उस पे वो खुद भी कह रहे थे कि मैं इधर आया हूँ और पाकिस्तान से कोई आया नहीं मुझे रिसीव करने और ऐसा, और अच्छा ये मैंने देखी नहीं, या ये मैंने देखी नहीं, अ डे अगो। सही है। तो फिर मैंने सोचा wasn't that counterintuitive to what he was saying earlier? मैं कहा चलो, या फिर ये हो सकता है कि भाई आप गवर्नमेंट से ना मांगो सपोर्ट कि भाई हमें ये करें। नहीं, वो सपोर्ट की बात नहीं कर रहे थे, वो कहते हैं कि why isn't somebody from the embassy over here रिसीव करने आया मुझे, रिसीव करने, या चलो कोई कॉल कर लें कि आप हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पॉइंट इज कि अभी तक ये स्पोर्ट उतना ग्लोबल मेन स्ट्रीम ऐसा है नहीं कि कोई एम्बेसडर मेरे ख्याल से अपना टाइम निकाल के आपके बहुत पास सारे ना, इससे मैं दूसरे क्वेश्चन पे आऊंगा, इससे बहुत सारे स्टिग्मास अटैच्ड हैं। सही है, खास तौर पे यही वाली चीजें कि लोग, एक तो नार्सिसिज्म बहुत अटैच्ड है इससे, कि ये लोग नार्सिसिस्ट होते हैं। सही है, क्योंकि अगर तुम अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो, मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ, लेकिन उसमें हमारी ईगोज बस नहीं, narcissist personality disorder is an entirely different thing. I would give it more of an Adonis syndrome. You know, that would be a more relatable term. Narcissists are an entirely different field of people. वो I don't think it applies over here. लेकिन ये कि उनका चूंकि काम ऐसा होता है कि उसमें मैं का एलिमेंट बहुत होता है। बिल्कुल ऐसे ही, मेरे मील्स, मेरी रेस्ट, मेरी ट्रेनिंग। But isn't that the case with every other sport? बिल्कुल ऐसे ही है। तो why bodybuilders are singled out? मसला सारा ये है। जितना पता है, रॉनी ओसलिवन जो स्नूकर प्लेयर हैं, वो अपने पीक पे 12 घंटे प्रैक्टिस करता था। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो क्या मैं नहीं सारे आता, सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं सबको, हर फील्ड को, डॉक्टर, रिसर्च वर्क, एनीथिंग। सो बॉडी देखें, फॉर सम रीजन बॉडी बिल्डर्स आर द इजीएस्ट स्केपगोट्स फॉर पीपल, इजीएस्ट स्केपगोट्स। कोई मरता है बॉडी बिल्डिंग फ्रेटर्निटी में, कोई मरे तो सही बेचारा, उसको तो वो मरने के बाद भी सुकून से नहीं कहेंगे यार ये तो एक होता ना कि चलो गुजर गया, माफ कर दो इसको। जो लिंडर का भी डेथ हुई, उनकी जो पार्टनर है, गर्लफ्रेंड है, उनसे पूरा उनका जनरेशन आयरन ने कवरेज किया। टर्न्ड आउट ही हैड अ हार्ट कंडीशन डेवलप्ड ड्यूरिंग कोरोना, बट चूंकि वो वेट ट्रेनिंग करता तो बहुत कम बॉडी फैट पे रहता था, विच आई डू एग्री। पूरा साल इतने सिंगल डिजिट बॉडी फैट में रहना इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू फॉर लॉन्जेविटी। लेकिन यहाँ पे किसने हक दिया इन सारों को खुदा बनने का? सही बात, किसने हक दिया आपको कि वो ओवरडोज कर गया तो मर गया? तुम्हें किसने बताया? तुम उधर थे, साइंस का पता नहीं है, किसने बस बॉडी बिल्डर था तो बस मार गया जिस तरह। अभी रिसेंटली एक और डेथ हुई एक हफ्ता पहले, और ये क्लिक बेट्स का भी इसमें बहुत कसूर है। अब जनरेशन आयरन ने डेथ तो पब्लिश कर दी, 32-33 साल के एक बॉडी बिल्डर थे। ये वजह उन्होंने नहीं लिखी क्योंकि उन्हें पता था कमेंट सेक्शन में सब बटन दबाएंगे हमारे वो क्लिक्स की, हमें पैसे मिलेंगे। ही डाइड ऑफ ही किल्ड हिमसेल्फ, सुसाइड। अब जो बाकी हमारी आवाम के लोग हैं वो तो सिर्फ कैप्शन पढ़ेंगे और फिर क्या होगा, एक और गया जी, टीके लेते हैं तो मार गया, तो ये हो गया तो वो हो गया। स्टॉप इट यार। बट साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग ओपनड डोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, रिकवरी, स्पोर्ट्स इंजरीज, स्पोर्ट्स ट्रॉमास। यू नो द मेडिकल, मैंने पहले पॉडकास्ट में अपने कहा था कि द मेडिकल कम्युनिटी ओज अ लॉट टू द बॉडी बिल्डिंग फ्रेटर्निटी। हमारी डाइट आप देखें, क्या आला से आला न्यूट्रिशनिस्ट क्या वही डाइट नहीं देगा आपको एटलीस्ट ऑन द सेम स्टेपल प्लान? बिल्कुल वही देगा। तो इज दैट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग?
और ठीक है, आपको किसने सर पे बंदूक रखी हुई है आपके, हाँ। तो आप तुम स्टेरॉइड यूज करो, जाओ ना करो यार, किसने बोला करने को? और डिड खास एनीबडी एवर एंडोर्स, डिड आई एवर एंडोर्स इट? हाँ हाँ, आई विल बस्ट द मिथ्स बिकॉज यू आर चेजिंग द रॉन्ग विक्टिम एट टाइम्स। बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा देखो, मैं एक दफ़ा पहले भी बात की है कि डॉक्टर्स ना बहुत ज़्यादा, खैर स्पोर्ट्स फिजिशियंस होते हैं वो अलग चीज़ है, वो बेसिकली स्पेशलाइज्ड हैं इस चीज़ में। फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो स्पेशलाइज्ड हैं, उनको पता है कि अगर कोई इंजरी हो गई ना तो उसके इर्द गिर्द के मसल्स को आपको काम करते रहना ताकि आपका ब्लड फ्लो बेहतर हो और आहिस्ता आहिस्ता आप रिकवर जल्दी करो। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ द डॉक्टर्स एक्चुअली से कि भाई बेड रेस्ट है। अब आइंदा बहुत दफ़ा तुमने देखा होगा कि नी पेन के इश्यूज आते हैं लोगों को, देखिए जी आप जिंदगी मेरे भर आप सामने आप स्क्वाट नी नहीं कर पेन की सकते। बात कर रहे हैं, मेरे तो इट्स आई एम स्ट्रगलिंग विद इट सिंस अ व्हाइल नाउ। मेरा जो कार्टिलेज है इन बोथ नीज, it's diminished. So now both Okay. of my knees, they friction against each other, and it causes I will have trouble getting up once we finish the show. ओके। Right? आपने देखा भी, मैंने 2-3 बार एडजस्ट किया है। हैंड ऑन हार्ट, पाकिस्तान में अगर आप एक एथलीट और आपको खुदा न खास्ता इंजरी हो गई है, you're doomed. In the sports rehabilitation, I think it has to be one of the lowest in the world. सही I बात। consulted a few doctors, बहुत बड़े नाम थे, उन्होंने सर्जरी के अलावा कोई दूसरी बात ही नहीं की। बिल्कुल ऐसे ही। और WWE में रैंडी ऑर्टन का मैं एक दफा देख रहा था, ही हैड अ सिवियर स्पाइन, शोल्डर एंड एल्बो, उसकी काफी सिवियर सर्जरीज हुई थी, इंजरीज हुई थी, एंड ही गॉट ऑपरेटेड, ही वाज इन द रिंग 6 months लेटर। क्योंकि बाहर का जो अप्रोच और यहाँ का जो अप्रोच है, आप वाली बात बिल्कुल दुरुस्त है, इधर डॉक्टर कहता है भाई लम्बे पै जा, बिल्कुल तू ऐसे ही। खत्म है, छोड़ दे। वो इस चीज को कंसिडरेशन में लेगा ही नहीं कि ये एथलीट है, ये इसकी रोजी रोटी है। वो कहेगा भाई नी रिप्लेसमेंट तुम्हारी कर देते हैं, कार्टिलेज आपका खत्म हो गया, ऊपर से मैं हूं भी फ्लैट फुट, आई गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम द आर्मी बिकॉज ऑफ इट। तो मेरा, अगर मैं अपनी इंजरी को देखूं और यहाँ के डॉक्टरों की ओपिनियन सुनूं, तो फिर आई एम एज गुड एज डन। सो व्हाट डू आई डू? यू नो, आई गो एंड कंसल्ट द स्पेशलिस्ट्स। जब जिन मुल्कों में एथलीट्स बनते हैं, उधर डॉक्टर भी वही होगा ना जिसको इस चीज की समझ होगी, एंड दे विल रिस्पेक्ट द फैक्ट दैट दिस इज समथिंग व्हिच हैज टू बी केटर्ड टू बिकॉज दैट्स योर करियर। वो आपको वो सिंपैथी और वो एम्पैथी तो देंगे कम से कम। इधर थिंग्स आर नॉट लाइक दैट है, इधर डॉक्टर कहेगा बस लेटो, बिल भरो और बस वील ऑपरेट एंड और ये तुमने एथलीट्स की बात की है, जो कॉमन लोग हैं ना वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ से हर्ट होते हैं, क्योंकि जैसे कॉमन लोग फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास मेरे पास ट्रेन होने आते हैं तो सबसे पहले बोलते हैं कि भाई ये स्क्वाट नहीं करनी, डॉक्टर ने कह दिया कुछ भी करो, ये घुटने को नहीं छेड़ना है, जबकि ये हाँ ये स्पोर्ट्स फिजिशियन वाला जो I element है। trained a very high profile client from our forces who came to me with 7 slip discs. And the way अब जब वो आए मेरे पास, तो with the protocol officers, so उन्होंने फोन मिलाया एक डॉक्टर साहब को, he was a neurosurgeon, तो वो कहते बेटा एक दफ़ा बात कर लें कि गाइडलाइन कोई थोड़ी आपको दे दें। तो मैंने जब बात शुरू की साहब से, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक एक्सरसाइजेस के 2 नाम लिए और उन्होंने कहा ये करवा देना, ये मत करवाना। तो मैंने बड़े पोलाइटली उन्हें कहा, मैं कि सर आई टेक इट फ्रॉम हियर, थैंक यू वेरी मच, डोंट वरी, ही इज इन सेफ हैंड्स। दैट हंग अप द फोन। वो एक ही एक्सरसाइज के 2 नाम ले रहे थे और मुझे कह रहे थे एक को करो और एक को ना करो। तो फिर when we started training, the only basic methodology I used was rack deadlifts, rack pulls, deadlifts, partials से full पे गए, full से step by step I took him all the way to the full range of motion. Lower back stretching, lower back strengthening, that is all. Progressions की that is all. Step by step, like a baby learning how to walk. बिल्कुल ऐसे। ठीक है, deadlift full range of motion पे तो मैं लाया ही नहीं, बिल्कुल। पहले मैं लाया almost 7 to 10 inches movement पे। Then I would start narrowing the bar down, trying to get him to reach down further with the proper technique. Step by step, हर रोज day in day out, दर्दनाक प्रोसेस था, लेकिन मैंने उनको यही बोला, मैं कि सर दर्द को अबूर करने के लिए भी दर्द से गुजरना पड़ेगा। तो द डिसीजन इज योर्स, यू कैन ईदर लिम्प फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, अभी थोड़ा बर्दाश्त कर लें, और माशाल्लाह आप जिस ओहदे पर हैं, आप इधर पहुंच ही नहीं सकते जब तक आपको माइंड सेट ना हो। ही डिड इट और एब्सोल्युटली पेन फ्री, और अब तो उन्होंने अपने घर में जिम बनाया हुआ है। और बड़ी खूबसूरत बात की अभी आसान ने, ये मुझे उस बात की याद दिला गई। मैंने एक ऑथर के बारे में एक बुक पढ़ रहा था, बड़ी ज़बरदस्त, मुझे याद नहीं है कि वो स्क्वाट बाइबल थी, कौन सी बुक में पढ़ रहा था मैं, कि ये स्किल है, सही है, ये एक एक्सरसाइज नहीं है, ये ट्रेनिंग नहीं है। स्क्वाटिंग एक स्किल है, डेड लिफ्टिंग एक स्किल है। जिस तरह आप किसी जॉब पे जाते हैं, आपको सेल्स की स्किल आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं, ज़िंदगी भर सीखते रहते हैं, तो टेक्निक भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती रहती है, और फिर आप उसी को नीचे ट्रिकल डाउन करते हैं अपने स्टूडेंट्स में या अपने आने वाले लोगों में। तो ये स्किल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये फिटनेस में नापैद है पाकिस्तान में, खासतौर बॉडी बिल्डिंग में। भाई आ जाओ, ये लगा लो, इतने डंबल ये कर लो, इतने वो कर लो। मैंने तो ऐसे लोग भी देखे, ऐसे ट्रेनर्स भी देखे बैठ के
ऐसे ऐसे लोग उनसे ट्रेन हो रहे हैं, डंबल को डंपल बोल रहे होते हैं, ये डंपल लगा लो, वो पेट लगा लो, ऐसे कर लो वैसे कर लो, ऐसे लोग भी ट्रेन हो रहे हैं यहाँ पे, और वो अपने आप को हवाले करते हैं। तुमने बड़ी अच्छी बात की थी एक पॉडकास्ट में कि आप किसको अपने हवाले कर रहे हो ना, अपनी बॉडी को हवाले कर रहे हो, पहले उसको देखो तो सही कि उसका कम्युनिकेशन स्किल्स लेवल क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है। अच्छा, सर्टिफिकेशन करना कोई मसला नहीं है, बट रही है सर्टिफिकेशन सही, अब ये बेंचमार्क नहीं है। मेरा तो ख्याल है ये लीस्ट बेंचमार्क है जहाँ पे आपको सर्टिफिकेशन देखनी चाहिए। उससे पहले ये तो देखो उसके केस स्टडीज़ क्या हैं, किस किस के साथ काम किया है, वो आपको सुनता ही नहीं सुनता। फॉर एग्जांपल आप गए, आपने अभी एक खातून है, वो उन्होंने मुझे कंसल्ट किया कि मैं जाती हूँ उसके पास, वो सुनती नहीं है, वो मैं लोअर बैक पेन कह रही हूँ, मुझे क्रंचेस करा रही है। तो मैंने क्रंचेस तो पहले कराने नहीं चाहिए, और थोड़ी सी ओबीस है खातून, नहीं वो सर्टिफाइड है, मैंने सर्टिफिकेशंस देखी हैं उसकी और उसने दीवार पे लगाई हुई है अपने। तो ये तो चल रहा है यहाँ पे। सर्टिफिकेशन के ऊपर बड़े लोग बात करते हैं, जिम्स का क्राइटेरिया भी है आजकल की ओनली सर्टिफाइड ट्रेनर्स। ये तो पहले देख तो लो सर्टिफिकेशन है कौन सी। हाँ सबसे पहले ये भी देख लो। कंपटीशन अभी आपने और मैंने करवाना हो तो हम हसान एंड फहद क्लासिक अभी करवा सकते हैं। ऑल वी नीड इज अ डिसेंट फंडिंग। 20-25 लाख में हम एक अच्छा सा हॉल बुक कर सकते हैं, खाना पीना रख सकते हैं, ट्रॉफीज, एक CD70, एंड वी कैन अनाउंस अ डेट एंड वील बी द नेक्स्ट गवर्निंग बॉडी। हम मिस्टर कराची करा सकते हैं तो कोई पूछने वाला नहीं होगा। इसलिए तो 70 तंजीमें बनी हुई हैं। सर्टिफिकेशन कहाँ से की है, कैसी की है, वो तो पूछ लो। सही बात है, ठीक है, तो वो आपको उनका जवाब। खैर, अब मैंने पहले भी बहुत दफा कहा, अब जो क्लाइंटल है वो स्मार्ट है, पहले वाली बात नहीं रही। अब क्लाइंट को थोड़ी देर में समझ आ जाती है इफ दे आर बीइंग बुलशिटेड और नॉट। ठीक है, तो अब उनको समझ है कि जी हमें जो तकलीफ है और ये जो बंदा या बंदी हमें जो करवा रही है ठीक भी है और रिलेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप लोगों को सही सवालात करने आए। और देखें, मैं कभी उनको, अभी आपने कहा ना जो लोग हैं जिनको डंबल का नहीं पता या ऐसे कर लो, आई नेवर होल्ड देम अकाउंटेबल। उनकी जो बेचारों की अपब्रिंगिंग थी और जो उनके रिसोर्सेज थे, दिस इज व्हाट दे कुड डू। सही बात है। अकाउंटेबल आप हो क्योंकि यू मेड दैट कॉन्शियस डिसीजन टू गो टू दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। बिल्कुल आपको पकड़ होनी चाहिए। उन बेचारों को आप क्या कह रहे हो यार, वो तो बेचारे एक्सरसाइज करवा रहे हैं, जितना अल्लाह ने उनको दिया उन्होंने उसका इस्तेमाल किया, एंड दे डूइंग अ गुड जॉब अपने लेवल पे वो कर रहे हैं। ऐसे ग्रेड 1 में हम जब पढ़ते थे और हम अगर PhD करें तो यू कांट एक्सपेक्ट टू टेक अ PhD क्वेश्चन टू ग्रेड 1 टीचर, उसको जवाब नहीं आता होगा बेचारी को, आप उसको बैड माउथ करना शुरू कर दें। हर बंदे का स्टेप बाय स्टेप होता है। तो आई नेवर हेल्ड दिस पीपल अकाउंटेबल। द प्रॉब्लम आई हैव इज विद द अब्यूज एंड द रैम्पेंट अब्यूज ऑफ स्टेरॉइड्स। उसके अंदर ये जो देसी कोचेस जिसको हम कहते हैं, दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। अच्छा, इसमें तुमने एक पॉडकास्ट में कहा था कि उससे पहले मैं एक पर्सपेक्टिव ड्रॉ कर लूँ कि हर किस्म की एडिक्शन में ना सबसे बड़ा इशू ये है कि यू डोंट नो व्हेन टू स्टॉप। और तुमने कहा था कि स्टेरॉइड के लिए यू शुड नो व्हेन टू स्टॉप। मसला सारा यहाँ आता है, सिगरेट नोशी हो, सेक्स हो, कुछ भी, किसी भी चीज़ की एडिक्शन हो, पॉर्न हो, कुछ भी हो, यू नेवर नो व्हेन टू स्टॉप। तो हाउ टू डिटर्मिन दिस कि व्हेन टू स्टॉप या हाउ टू स्टॉप? देखिए, द वर्ड एडिक्शन इटसेल्फ इम्प्लाइज व्हाट यू जस्ट सेड कि लूजिंग द कॉन्शियस डिसीजन ऑफ व्हेन टू स्टॉप। व्हेन टू स्टॉप का बड़ा आंसर बड़ा ही आसान है। आई थिंक एवरीबडी हैज देयर इनर वॉइस एज वेल। आपको खुद भी पता चल जाता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये अब ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, वो सबको अंदर से आवाज आ जाती है। इसके लिए आपको कोई पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है। सेन वर्किंग दिमाग भी अगर आपको पता चल जाता है कि ये काम अब अब्यूज की तरफ जा रहा है। सैडली अगर आप स्टेरॉइड्स की बात करें, देखें, पिक्चर योरसेल्फ इन अ सिचुएशन, ठीक है, आई एम गोइंग टू गिव यू अ सिचुएशन, देन यू विल नो बेटर व्हाई पीपल कैन नॉट स्टॉप। सो यू गिव अ गाय अ वेरी हाई डोजेज ऑफ स्टेरॉइड्स। पढ़े लिखे लोग मेरे पास आते हैं जिनको ट्रेनर्स, अभी पिछले हफ्ते एक लॉयर मुझे मिले थे और उन्होंने एक बड़े, हमारे यहाँ एक साहब हैं, उनसे उन्होंने साइकिल किया। जब उन्होंने वो साइकिल मुझे बताया, एंड आई वाज स्टैंडिंग विद अ ग्रुप ऑफ अदर क्लाइंट्स ऑफ माइन, तो मैं इससे पहले कुछ बोलता, मेरे क्लाइंट सर पकड़ के बैठ गए कि ये क्या आप बात कर रहे हैं। 28 साल की उम्र में उसको ब्लड प्रेशर हो गया है, हेयर लॉस सिवियर और पैल्पिटेशन एज वेल। अब मैंने इससे पहला सवाल जो किया, मैंने ये नहीं पूछा तुम्हारे कोच ने जो दिया क्या दिया, मैंने ये पूछा कि aren't you educated? तो कोच का क्या कसूर है? Everybody is trying to sell you something. Everybody is trying to sell you something. Why did you take the bait? तो मुझे अपना बताओ, तुमने बेट क्यों लिया? और लॉयर था। लॉयर, why did you take the bait? तुम अपनी बात करो ना। It's so easy. मेरे पास जो कोई आता है ना, it's an instant turn off जब कोई मेरे पास आए और अपने प्रीवियस कोच की बुराइयां करना शुरू करता है। उसने ऐसा किया, they'll lose me right away. मैं कहूँगा अगर तुम आज मेरे सामने बैठ के अपने प्रीवियस कोच को बातें कर रहे हो, कल को तुम किसी और के आगे बैठ के मुझे भी, तो आई एम नॉट टेकिंग यू ऑन। फिर अपनी गलती दूसरे के ऊपर चलाना, डायरेक्ट करना, तो हमारा एक, आई थिंक, एक कौमी मसला बन चुका है, राइट? पॉइंटिंग फिंगर ब्लेमिंग इज सो इजी कि ही वाज अ लॉयर इज ट्राइंग टू टेल मी कि उसके साथ बुरा इसलिए हुआ क्योंकि उसने ये कोर्स किया, एक साइकिल किया, तो ट्राइंग टू कम टू मी with expecting me to sympathize with them,
It's never going to happen. यकीन करो मैंने जब तकरीबन कोई फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट जॉब में 10-12 साल की है, इसका शौक़ मुझे हमेशा से रहा है। 2002 में मैट्रिकुलेशन में मैं पहली दफ़ा जिम गया था और उसके बाद शौक़ हमेशा से रहा। फिर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जॉब, शादी, बच्चे, तो इसमें ऑफ एंड ऑन जाता रहा। लेकिन पिछले 5-6 साल से आई हैव बीन कंसिस्टेंटली गोइंग। तो जब ये 5-6 साल पहले की बात है, जब मैं कंसिस्टेंटली जा रहा था, मैंने एक कोच हायर कर लिया था एक लोकल जिम में। तो उसने जब मेरी डेडिकेशन देखी, उसने कहा यार ये बड़ा अच्छा। उस वक्त मैंने पढ़ना शुरू नहीं किया था, घुसा नहीं था साइंस में, न्यूट्रिशन स्टार्ट नहीं किया था, हम भी वही देसी चल रहे थे कि नहीं यार कुछ भी खाते रहो लेकिन एक्सरसाइज करते रहो। तो उसने 3-4 दिन बाद ही मुझे बेचना शुरू कर दिया था मंजन। उसने कहा यार ऐसे टाइट डब्बे निकल आएंगे तुम्हारे, ऐसा ये हो जाएगा। अब सबके अपना प्रोडक्ट होता है, हाँ, वो आपको उसी की तरफ चैनलाइज करेंगे ही करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही है। You have to be the smart consumer. अगर आप एक मॉल में चल रहे हो, there must be like 15 people coming up to you with different products. हाँ, तो उस वक्त तो ये कुछ नहीं बोलता कि यार मैंने अगर ये नहीं लिया क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं थी। तो हाँ, इधर आके आप लोगों को क्या हो जाता है? I was giving you a scenario. I was presenting a scenario. So you're a guy, you go to a coach, he sees that you're well off or you can afford it, और at least आपके अंदर वो जिद है कि कहीं ना कहीं से इतने पैसे लेके आ जाएगा। हाँ, इसकी डिस्परेशन देख के कोचेस बड़े स्मार्ट होते हैं। कोई भी जो सेलर होता है ना, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका दिमाग पढ़ लेता है। ऐसे ही। उसको पता होता है कि आपको क्या पिच करना है। यहाँ पे तो आप फ्रूट पैदल लेने जाओ, रेट और होता है, गाड़ी से उतर के पूछो तो 20-30 रुपए ऐसे ही। किलो बढ़ा देते हैं। तो वो सेलर का स्किल होता है, ठीक है। वो अब आपकी आगे से स्किल सेट है कि आप हाउ डू यू नेगोशिएट। तो you're a guy, you go to a coach, he asks you for an X amount of money, he puts you on a dose which is abnormal, but since your body has never been through it, it will give a response. So from, you know, being, let's say, a 65 kg guy to putting up 15 pounds of muscle plus water plus fat, चलो 15 pound आपने या 20 pound आपने weight gain कर लिया स्केल पे। We won't get into intrinsics कि उसमें से पानी कितना है, फैट कितना है। चलो हम कह देते हैं चलो lean muscle डाल लिया आपने by some fluke of nature. We both know that doesn't work that way. All of a sudden, you know, imagine the response he gets from his peers. You know, he uploads a picture, उसको validation मिलना शुरू होती है जो जिंदगी में उसको कभी मिली नहीं थी, right? That's the high. That is a high probably worse than a cocaine high. You asked कि addiction में कब stop करता है? So when they see, yeah, we getting bigger and stronger and you know muscular and लोगों का अंदाज भी और मतलब attention मिल रहा है, it gets you over here. 90% of the people cannot handle money or fame. Why? They don't know what to do with it. हमारे क्रिकेटिंग की दुनिया में कैसे कैसे वाकई गरीब घर के लड़कों को जब आप 20-30 करोड़ या 10-20 जितनी भी एक्स अमाउंट है करोड़ों में आप सामने पैसे रखते हो कि लाइन के इधर से इधर पैर रख लो ये मिलेगा, उसने इतनी अमाउंट कभी देखी नहीं है। सही बात है। वो तो मतलब कैसे रेजिस्ट करेगा? तो जिसको पूरी उम्र घर वालों ने नहीं पूछा, ऑल ऑफ अ सडन ही इज यू नो गेटिंग अटेंशन फ्रॉम इंस्टाग्राम एंड ये जो सोशल मीडिया इज डिजाइन टू फीड योर ईगो एंड मेक यू अ विक्टिम ऑफ वैलिडेशन सीकिंग। ठीक है, तो वो जब देखते हैं कि इतनी मुझे वैलिडेशन मिल रही है, आप साइकिल को 2-4-6 महीने हो गए हैं, आइडियली यू शुड स्टॉप इन 12 weeks, get your blood test done during beginning and at the end of the cycle, see what damage has been done, what to do about it, जिसको post cycle therapy कहते हैं। It's a very extensive art and I've paid a lot of money to learn about it. तो जब वो देखता है 4-5 महीने में अब चलो साइकिल खत्म हो गया, आइडियली द प्रोटोकॉल इज टू स्टे ऑफ फॉर अ डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम, मेक श्योर योर ब्लड मार्कर्स आर ऑल इन द आइडियल रेंज। डू यू थिंक ही विल स्टॉप? जब रोकेगा, ऐसा नहीं है कि उसको ये होगा, उसको भी पता होगा हाँ रुकते हैं। जब महीना डेढ़ गुजरेगा and when he sees his shirts getting loose again and the likes going down and people you know taunting him कि यार क्या हो गया, हवा निकल गई तुम्हारी, बीमार हो, क्या हुआ है, वो कहेगा ऐसी की तैसी पीसीडी की, उस्ताद जी अगला रखो। उस्ताद जी कहेंगे अगले में तो जी अब प्राइस बढ़ गई है, प्राइस तो बढ़ गई हुक तो कर लिया ना। and then you fall into that vicious cycle and you'll be very lucky if you get out of it without a serious adverse health effect. सही बात है, which is very rare. इस पे ना एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि एक तो आपकी आइडेंटिटी, एक आपकी सेल्फ वर्थ और सेल्फ अवेयरनेस लेवल्स का बड़ा होना ज़रूरी है। मुझे ये पता था कि आगे जाके मुझे वो क्रिस्पी 6 पैक डब्बे या फिर बड़े बड़े डोले या बड़ा चेस्ट नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे उस टारगेट को, उस ऑडियंस को टारगेट ही नहीं करना। क्योंकि मुझे अगर लॉन्जेविटी और एज विद ग्रेस के एलिमेंट पे जाना है तो आई डोंट हैव टू गेट बिग। हमारे तो ये होता है ना कि आप जितने एज होते हो ना उतने ज़्यादा स्लिम होते हो तो आपकी एज कम लगती है, एक ये भी एलिमेंट होता है ना, और आप जितने फंक्शनल रहो उतने ज़्यादा अच्छे लगते हो। तो मेरे एक तो गोल ये था, तो सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। Functional has nothing to do with being slim.
I'll give you an example. The biggest athletes you've seen, मैं दो के नाम लेता हूँ क्योंकि जाने हुए हैं, माने हुए हैं, Brock Lesnar and Bobby Lashley. सही है। These are serious, we're talking serious muscle mass. आपने उन दोनों से ज्यादा फंक्शनल एथलीट्स को देखे? नहीं, अमेजिंगली फंक्शनल। Bobby Lashley has a 6 to 8 feet jump and he weighs 270 to 80 pounds. Have you seen what he looks like? Right? So functional is very much possible. You know, you can still be a very functional athlete at 250 pounds as you can be on 160 or 170 pounds. Functional has nothing to do with being slim. Yes, age पे आप बात कर सकते हैं, वो भी ये बात मानी जाती है कि जितने स्लिम लगते हो उतनी आपकी उम्र कम लगती है। आपके टारगेट और आपकी जो ऑडियंस है, आपके जो टारगेट मार्केट है, उस हिसाब से यू राइट। मेरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे सिर्फ पेट अंदर कम करना ही आपका अल्टीमेट गोल क्यों है? अभी आपने शुरू में कहा और वेट लॉस करना और पेट कम करना, ये सबसे ज्यादा फ्लॉड गोल्स हैं। क्या बाकी लोगों के पास 24 घंटे नहीं होते? क्या उनके पास बिल्स नहीं है, काम धंधा नहीं है, फैमिलीज नहीं है? वो भी जिम में वही घंटा डेढ़ रखते हैं। व्हाई आर दे रोमिंग अराउंड विद द परफेक्टली चिजल्ड फिजिक? फिर आप उधर तो ये बात नहीं कह सकते उसका तो काम ही है। वो कहेगा भाई मैं 9 to 5 जॉब करता हूँ। मुझे लोग कहते हैं आप कितने घंटे लगाते हैं दिन में? जब मैं 45 मिनट बोलता हूँ, and if my training partner is listening to this podcast, we have this routine. So when I finish my warm up, I'm like, उसका नाम भी शहीर है, तो मैं शहीर टाइम चेक और 10:30. By the time we are done, 45 हद 50 minutes, that's it. आप किस तरह करते हो ट्रेनिंग, that is more important than the number of hours you're putting into it. दूसरी चीज, ये तुमने बिल्कुल ठीक है। एक तो पहला ये था कि आपको सेल्फ अवेयरनेस लेवल होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो, सही है। इस तरह आप ना मिसगाइड नहीं होते हो। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपके सवाल ही गलत होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया ना कि काई ग्रीन जब इधर आया था, जब काई ग्रीन यहाँ पाकिस्तान अब्बास लेके आए उसको, काई ग्रीन कितना बड़ा नाम है, आप उससे कितना कुछ सीख सकते हो। तो उधर अवाम में जब माइक दिया उन्होंने तो पहला सवाल पूछा, जी आप वाली बॉडी नेचुरली बन सकती है, स्टेरॉइड्स लेने हैं? आई वाज़न्ट देयर, आई वाज इन द फिट एक्सपो, या मैं मुल्क से बाहर था। तो जब मैंने ये मुझे पता लगा कि उसको पहला सवाल एक इंटरनेशनल एथलीट, एक लेजेंड को पहला सवाल यहाँ पे ये मिला कि जी आप टीके लेते हो या नेचुरल, वो कहते हो यार ये मैं किधर आ गया, आप और बातें करो। मैं होता मैं पूछता, मैंने तो खैर लाइव देखा हुआ है व्हेन वी वर ट्रेनिंग जिम में फिट एक्सपो की दफा, ही कैन डू अ फुल स्प्लिट। बिल्कुल ऐसा ही है। ही हैज सच अ मोबाइल बॉडी इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ अ बैले डांसर। मैं ये सवाल करता उससे, मैं उसकी जानकारी लेता कि यार होता कितना जबरदस्त होता है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इज अनबिलीवेबल। आई थिंक ही इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट फ्लेक्सिबल मिस्टर ओलंपियाज इन हिस्ट्री। उसकी मोबिलिटी, अब वो लोग किधर हैं जो कहते हैं मसल पे आप मोबिलिटी नहीं लेके आ सकते? आओ देखो उसको। सही बात है। विद द राइट अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस you can do anything in terms of physique and flexibility and functionality and mobility and endurance. आप कर सकते हो। Stop seeking excuses कि चूंकि मैं पतला हूं तो ये नहीं कर सकता, वो बहुत चौड़ा है तो वो नहीं कर सकता। दुनिया भरी पड़ी है भाई मिसालों से, भरी पड़ी है। आप 280 पाउंड मिस्टर ओलंपिया को रिंग में खड़ा करो, he'll gas out in 2 minutes. Brock Lesnar and all of these high performing athletes, they wrestle for 40-45 minutes. This is not a joke. Please understand that. They are jumping and pushing and throwing. 45 मिनट 280 पाउंड पे, आप समझ रहे हैं? आपका अगर हम पाउंड फॉर पाउंड की बात करें, आप समझ रहे हो हाउ कास्टली ऑफ मिशन दैट इज? दे ट्रेन फॉर इट, डिडंट दे? करते हैं ना वो, क्या वो ट्रैवल नहीं करते हैं? सही कह रहे हो। क्या मैं देखें, आई एम जस्ट लाइक द रेस्ट ऑफ एवरीबडी प्रेजेंट हियर। आई हैव गॉट बिल्स टू पे, आई हैव probably more responsibilities than 90% of the people watching this podcast. Right? वालदा मरहुमा ने बहुत सी चीज़ें जुमे लगाई सदके जारिये के लिए, बहुत सी चीज़ें मुझे समझाई, मैं उन पे लगा हुआ हूँ। मेरी फैमिली है, देयर पीपल हु लुक अप टू मी, देयर फैमिलीज हु आर डिपेंडेंट ऑन मी। I am probably way busier than 90% of the people listening to this podcast. My day starts at 5:45 and it ends at 3 in the morning. I sleep 3 hours in 24 hours for the first 5 days of the week. और शाम को 1 घंटा 2 नैप कर लेता हूँ। तो if I am still putting in the effort, तो ये कहना कि जी इसका तो काम ही यही है, इसका तो फील्ड ही यही है, भाई मैं 45 मिनट से ऊपर लेता हूँ तो आप मुझे बताओ। वो 24 घंटे आपके पास भी हैं, तो ये एक्सक्यूजेस, एंड वी आर द बेस्ट एट दैट। हम खुद छोटे होते देते थे। सही कह रहे हो। उसके ग्रेड्स अच्छे क्यों हैं तुम्हारे क्यों, वो ऐसे करते हैं जी, उसका ऐसा ट्यूटर है, तो वो और इसमें ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं अक्सर बिजनेस से या जॉब रिलेशन से, जॉब से इसको रिलेट करता हूँ कि जब भी आप किसी जगह पे जाते हो ना, तो आपके कुछ गोल्स होते हैं। आप कभी भी, जैसे एक बड़ा ज़बरदस्त बात की थी मेरे एक दोस्त ने कि जब हम कभी दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला से, हम अक्सर ये कहते हैं अल्लाह ताला बस इतना कर दे,
बस ये बहुत है। हम दुनिया के बादशाह से मांग रहे हैं जो सब कुछ बनाया, पूरी कायनात बनाई है, उसके ख़जानों में कमी नहीं है, और हम उससे कह बस इतना सा दे दे। तो मेरा ख्याल से जब हम ये डिसाइड करते हैं ना कि हमें बस पेट कम करना है और बस वजन लूज करना है, ये भी सिमिलरली I've seen your post, yes, हाँ yes. सिमिलर है ये। और इसके अलावा जब आप किसी काम पे जाते हो ना, किसी करियर पाथ पे आप जाते हो, तो आप मैनेजमेंट ट्रेनी से लेके CEO तक का पाथवे होता है एक। अगर एक कंपनी में नहीं है तो 10 कंपनीज में होगा। फॉर एग्जांपल 10 साल में या 15 साल में आप CEO तक पहुंचते हो। उसके लिए भी आपको प्रोग्रेशन करनी पड़ती है। सिर्फ ये नहीं कि यार बस ये कर लूंगा इतना हो जाएगा, नहीं, उसमें देखते हैं कि आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या किया, तो आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या किया, फिर नेक्स्ट लेवल पे, और CEO तक जब आप जाते हैं ना, तो आपको नीचे का सारा सारा चत्ता वही हमारा कॉन्सेप्ट, जिसके पास जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, हाँ हराम का पैसा है, हाँ हराम का पैसा है। तो मेक उसमें अस फील बेटर। हाँ, तो इसमें यही गोल सबसे गलत है कि यार बस पेट कम हो जाए और बस वजन लूज हो जाए। मैं अक्सर लोग बोलता हूँ कि मेरे पास आते हैं यार वेट लूज करना है, बस वेट लूज इज द मोस्ट फ्लॉड अप्रोच आई थिंक। ऐसा है कि नहीं? I believe yes. I think the goal should be to have a good physique, a decent physique. वेट लॉस के ऊपर ही हम खुश रहते हैं, वो भी चंद लम्हे की बात हाँ, या फिर हमारी मसल टोनिंग करनी है, मसल बिल्ड नहीं करना है, टोन मसल टोन they करना think है, it's ये भी एक है। they think it's they are two different things. हमने आप जैसा नहीं बनना, हमने बस ये ऐसा करना है, ये वैसा हाँ, करना है, ये वैसा करना है। हमें आप जैसा नहीं बनना, हमें इतना बिग नहीं होना। सही है। अच्छा, बैक स्टेज हम कुछ बात कर रहे थे, ये जो हमारे पास दो लौंडे बैठे हुए हैं यहाँ पे, सही है, बैक ऑफ द कैमरा, स्वीट हार्ट्स बोलते हाँ स्वीट हार्ट्स और यंग लड़के हैं। अच्छा, मेरे और तुम्हारे ऑडियंसेस में बहुत सारे यंग लड़के हैं जिनको बड़े इश्यूज होते हैं, मास्टरबेशन से लेके बच्ची फंसाने तक बहुत सारे इश्यूज हैं बेचारों के पास। और सबसे ज़्यादा मसला ये है कि वो प्रेशराइज भी बहुत हैं, स्टडीज़ का प्रेशर है, जॉब स्टार्ट करने का प्रेशर है, बिजनेस का प्रेशर है। I feel for it. बिल्कुल ऐसे ही। और We've all been through it, बिल्कुल, all of us. उस वक्त तो कंपटीशन फिर भी इतना नहीं था यार, अब तो और ज़्यादा हो गया। Yes. सही है। तो ख़ास तौर पे 18 से लेके 25 बड़ी वल्नरेबल एज है, बल्कि 15 बोल दूंगा मैं तो, 15 से 25। इसमें गर्लफ्रेंड्स भी बन रही हैं, बॉयफ्रेंड्स भी बन रहे हैं, बहुत अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं। मुझे ये बताओ कि अगर हम इन्हीं दोनों लड़कों को रख के जनरली एक जनरलाइज करना चाहें कि यार हम इस एज ब्रैकेट को 18 से 25 को कोई 3 से 4 टिप्स देना चाहें रिलेशनशिप बिल्डिंग पे, या रिलेशनशिप में जाने से पहले ये हम चीज़ें देखते रहें, तो क्या होंगी वो? देखिए, मैंने पहले भी मिसाल दी थी कि हमारे पेरेंट्स की जो मिसाल लें तो दे स्टार्टेड टुगेदर फ्रॉम द बॉटम एंड दे हेल्प बिल्ड ईच अदर अप। एक दूसरे का क्या साथ दिया है यार उन्होंने, बिल्कुल, मतलब बने हैं वो साथ, वो सफर आप सोचिए कितना खूबसूरत होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी ये नोट किया अपने रिलेशनशिप में कि हमें आई थिंक वही बात हुई थी, दिस इज प्रोबेबली आवर जनरेशन वाज प्रोबेबली द लास्ट। और भाई ने बड़ी अच्छा सवाल पूछा था कि डू यू थिंक कि अगर लड़की जो है वो बहुत हाई क्लास फैमिली से, और हम अगर कोई लड़के की बात करें मिसाल के तौर पे, वो मिडिल या लोअर मिडिल क्लास से, डू यू थिंक यू शुड, यू नो, a few years ago I would have answered differently. तो जो 18 या 15 से लेके 25 एज ब्रैकेट के जो मेरे भाई सुन रहे हैं, एक तो आई लव यू ऑल, स्टे स्ट्रांग, ये सारों के ऊपर ये फेज आता है। अनफॉर्चुनेटली वी आर लिविंग इन प्रोबेबली द वर्स्ट stressful times in human history. You know, I'm not talking about a disease or a pandemic. अभी जो प्रॉब्लम है that is the financial warfare, right? तो जो इस वक्त जो प्रेशर है 15 से 25 साल के जो हम ब्रैकेट की बात कर रहे हैं, आज से 20 साल पहले उसके ऊपर उस तरह का प्रेशर शायद ना हो। बिल्कुल ऐसे है। इट इज एक्चुअली वेरी इंडेयरिंग। उसका जवाब ये है कि अभी सिर्फ सर करो नीचे, ब्लॉक आउट एवरीथिंग एल्स, वर्क वर्क वर्क, और जब तक आप कामयाब नहीं होते सर ऊपर करके बाकी मामलात पे अभी सोचने की जरूरत नहीं। सिंपल। फिर आजकल ये बड़ा होता है जी लड़कियां गोल्ड डिगर हैं, ऐसी वैसी हैं। भाई अल्लाह ने आपको रोल दिए टू प्रोवाइड एंड प्रोटेक्ट योर वुमेन, तो प्रोवाइड का रोल तो अल्लाह ने दिया है ना। तो औरत अगर पूछ लेती है तो उसमें क्या बुराई है, अगर वो साथ देती है वो उसका एहसान है। But technically she has every right to make sure whether or not you can, you know, provide for her and take care of her. I was among the lucky ones. You know, I married when I was a student, छठे semester में था। My wife helped build me up and she was patient throughout the process. That is why I do as much as I can. जब आपके साथ कोई struggle phase में होता है तो फिर आप तो उनको सोने में तोलने के लिए तैयार हो। And I'm not the only one. There are lots of others. You know, इतने athletes हैं, इतने stars हैं, उनके साथ भी फवाद भाई का ऐसा है। We often talk about it. भाभी ने उनका बड़ा साथ दिया while he was, you know, struggling to make his mark in the industry. भाभी would support him. You know, we've had this conversation numerous times, and it's a very endearing concept. So to answer your question in short is कि अभी काम करो, let your success make the noise. And once you're successful, then you'll be surprised to see कि खोई फाख्ताएं कैसे उड़ के वापस आते हैं। You'll see. So just stay strong. कुछ भी नहीं है। आज से 5-7 साल बाद आपको ये फेज याद भी नहीं रहेगा। You'll appreciate the good, but आपको वो भूल जाएगा। आप फिर आगे जो आपने इतनी साल मेहनत की, इंशाल्लाह आप उसका फल
जो है ना, तब आप वो प्लग कर रहे होगे। हाँ। तो वो रिलेशनशिप, एवरीथिंग कैन वेट, वर्क हार्ड बॉयज, रिलेशनशिप्स को भी साइड पे रखो, मेहनत करो, और जितनी आप मेहनत में एलिवेट होते जाओगे, आपका जो द वुमन you get at that time will also have to be elevated in order to reach a guy like you. तो आप अपना स्टैंडर्ड जब ऊपर करोगे तो आपकी जो पोटेंशियल सूटर्स हैं उनका स्टैंडर्ड भी ऑटोमेटिकली हैज टू बी एलिवेटेड इन ऑर्डर टू ऑब्वियसली बी योर लाइफ पार्टनर। अ फ्यू इयर्स अगो मैं शायद ये जवाब देता कि यार कोई बात नहीं, अगर कोई पसंद है निकाह करो, बिल्ड टुगेदर, लेकिन अभी भी यही कहता हूँ, पार्ट ऑफ मी स्टिल वांट्स टू से दैट। लेकिन जितना मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ चीजें, पैराडाइम शिफ्ट है। 10 साल पहले आप ये सवाल पूछते, मैं कहता इफ यू लाइक समबडी एंड यू आर सीरियस अबाउट ईच अदर, निकाह करो, रिस्क का वादा अल्लाह ने किया, मेरे साथ हुआ है। जब मेरा निकाह हुआ, मेरा रिस्क ही तब खुला, मेरी जिंदगी में प्रॉस्पेरिटी निकाह के बाद आई। तो अभी मैं ये क्यों कहने से डरता हूँ? नॉट बिकॉज द लॉज ऑफ इस्लाम हैव चेंज्ड, बट द पीपल हैव चेंज्ड। अब सबको फिनिश प्रोडक्ट चाहिए। अब आप किसी माँ बाप के पास जाके बोलो तो सही कि हाँ अभी मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, लेकिन आपकी बेटी को मैं इंशाल्लाह अच्छा रखूंगा, रिस्क का वादा अल्लाह ने किया है। अव्वल तो तवक्कुल इतना लोगों में बचा ही नहीं है, ठीक है। अगर तवक्कुल होता तो मेरे फादर इन लॉ की तरह भी वो कहते हैं हाँ तुम लड़के ठीक हो, दिल साफ है, आई नो यूल मेक इट, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरे लिए मेरी बेटी का शौहर एक अच्छा इंसान होना चाहिए, आगे आई नो तुम कर लोगे, एंड आई एम थैंकफुल टू हिम फॉर दैट टिल डे। लेकिन अब अगर आप जाते हैं, अगर आप जाएं, आप बोलें जी हाँ आप बहुत एलीट क्लास की, बट आई लव योर डॉटर एंड आई विल वर्क हार्ड एंड समडे आई विल मेक इट, वो कहेगा जब समडे हो जाएगा ना फिर आना, दरवाजा ये रहा वहीं से बाहर चले हाँ समडे जब होगा फिर आना, वो भी अगर तब तक ये कहीं और इसका ना हो जाए। तो अभी जस्ट कीप योर हेड डाउन, वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड। वो शाहरुख खान कहता है ना कि बी अ फिलोसफर व्हेन यू रिच, तो मेक इट वेल, मेक इट गुड इन लाइफ, परेशान ना हो। ये 6-7 साल अल्लाह ने दम भी तो दिया है ना, हाथ पैर सलामत है, जिस्म में ताकत है, 6-7 साल पता भी नहीं चलता लॉन्ग रन में यार, लेकिन उसका जो सक्सेस है वो आप इंशाल्लाह पूरी जिंदगी निकालोगे। तो परेशान होने की कोई बात नहीं है, मेहनत करो और सब सेट होगा। एक सवाल इससे हम करके कंक्लूड करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इसी सवाल से निकलता है। वो बहुत ही प्रिवेलेंट फिनोमिनन है, दैट इज़ मास्टरबेशन। मैं अक्सर लोगों से बात करता हूँ इसके खास तौर पे जो हेल्थ प्रोफेशनल हैं और फिटनेस हैं, ये बहुत लोगों का मसला है, और यही एज ब्रैकेट है 15 से लेकर 25 तक जो बहुत ज़्यादा इसमें एडिक्शन के तौर पे हैं। क्योंकि मैं तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता हूँ हर किसी से, कोई मेरे पास आता है बोलता फ्रिक्वेंसी क्या है, तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सुनेगा 10 से 15 दफ़ा। तो मैंने कहा शायद महीने की बात कर रहे होंगे, हो सकता है इतना एक्सट्रीम होगा। अच्छा दिन की बात करते हैं? हफ्ते की 10 से 15 दफ़ा। दैट्स इंप्रेसिव यार, हैं वेरी इंप्रेसिव। हाँ यही ना, तो मैंने कहा यार अव्वल तो टाइम इतना कहाँ से आ रहा है तुम्हारे पास, सही है। तो इसके बाद और ऊपर से इसका मतलब है कि तुम बहुत ज़्यादा सब्जेक्टेड हो उस कंटेंट से, बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड हो जो इस तरह की हरकतें कर रहे हो। अच्छा दूसरा सवाल क्या है, एक्सपोज्ड इफ आई वर टू टेक आउट योर फोन राइट नाउ और हम इंस्टाग्राम की एक नॉर्मल स्क्रॉलिंग पे चलें, एक तो मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी कहा था, एक तो हमारी फिटनेस इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं। हमारी फिटनेस इंडस्ट्री इज अ सॉफ्ट पॉर्न इंडस्ट्री नाउ। आई एम सॉरी इट विल हर्ट अ लॉट ऑफ पीपल एंड अ लॉट ऑफ ब्रांड्स, बट फिर वही बात होती है आप इनलाइटेड मॉडरेशन वाली, मैं हुई नहीं इनलाइटेड मॉडरेशन भाई। अब हम बात कर रहे थे ब्रांड्स की और सॉफ्ट पॉर्न की, मास्टरबेशन से बात निकली। अब कितने नामवर हमारे ब्रांड्स हैं, लोकल ब्रांड्स हैं, आप क्या अपनी माँ और बहन के साथ बैठ के वो उनके प्रोडक्ट्स देख सकते हैं? तो यहाँ पे फेमिनिज्म किधर गया? इधर क्यों नहीं चीखती हैं वो, क्यों नहीं बोलती हैं? इधर वो बोलेंगे हमारा जिस्म हमारी मर्जी, तो फिर जिसका बैकलैश होगा दैट्स फॉर द सोसाइटी टू बेयर, राइट? वी आर बोथ लिविंग टुगेदर आरंट वी? और फिर जब हमने बहुत से ऐसे देखे हैं फिटनेस की दुनिया में, चैलेंजेस है, बूट कैंप्स हैं, why is it always that the woman is being objectified? Why is the woman with a particular sense of dressing chosen to be the front face of that particular camp? यकीन करो इधर क्यों सारे ये चुप हो जाते हैं? बात काटूंगा यहाँ पे क्योंकि मुझे एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त ऐड करनी है कि कितने लोग, कितने मर्द हजरात आते हैं ट्रेन करने से मेरे पास, या जैसे जिम में आते हैं, जहाँ मैंने अक्सर देखा है, मेरे दोस्त यार हैं यूनिवर्सिटी से और कॉलेज लाइफ से, बाकायदा पूछते हैं कि यार क्या सीन है, क्या पैकेज है, ये बता दिया, ये उसके बाद पूछते हैं माहौल है। Exactly. अब माहौल का मैं उनको बोलता हूँ भाई प्रोफेशनल माहौल है, तमीज़ से करना, जो कुछ करना ठीक है, जाहिर है उनकी भी रिस्पेक्ट है, आपकी भी रिस्पेक्ट है। कहते हैं यार कोई फ़ायदा नहीं है, हम तो उस बूट कैंप पे जाएंगे जहाँ पे हमें एड्स भी ऐसे दिखते हैं और जहाँ पे माहौल भी वही दिखता है, और उसके बाद भले वो अपने घुटने गंवा लें, वहाँ पे कुछ भी कर लें, उनको बस एक माहौल चाहिए होता है जिसके लिए वो वहाँ जाते हैं। तो ये माहौल वाला एलिमेंट जो है ना, ये बेसिकली मुझे ये बड़ा हर्ट करता है। डोंट यू फाइंड इट टू बी हिपोक्रिटिकल? बिल्कुल कि एक जगह पे एक पर्टिकुलर सेक्ट है खवातीन का जो फेमिनिज्म की आवाज उठाती हैं, और दूसरी तरफ वही खवातीन इस मामले पे खामोश हैं। बिल्कुल ऐसे। A very famous singer was very vocal जब अली जफर और मीशा शाफी वाला केस हुआ था,
लेकिन जब Ali Zafar was, cleared of the charges, shouldn't the apology have been as loud as the disrespect? She went on the social media and she called out Ali Zafar. तो जब Ali Zafar was proved innocent, तो आपने apologize क्यों नहीं किया? तब आप क्यों खामोश थी? Without any evidence. तो यहाँ पे जज भी ये लोग खुद हैं, एग्जीक्यूशन भी ये खुद करते हैं, ज्यूरी भी ये खुद है, लेकिन अपने पसंद के टॉपिक्स पे इनको ऑल ऑफ अ सडन याद आ जाता है कि ओ दिस इज ये हमारी उसके खिलाफ है, ये फलानी चीज उसके खिलाफ है, या आप डिनाई नहीं कर सकते। भाई मैंने कब डिनाई किया? मैंने तो पिछले पॉडकास्ट पे शुरू इस बात से किया था कि ज्यादतियां मर्दों की तरफ से ज्यादा हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बट डज दैट मीन कि खवातीन बरी जिम्मा है, उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आज नहीं होती है, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती? सबकी होती है। तो आई थिंक दिस इज, मैं तो हैरान हूँ 2024 आने वाला है और हम लोग अभी तक किन मसलों में पड़े हुए हैं, दुनिया किधर जा रही है, और हम अभी तक बैठे ये रो रहे हैं उन चीजों पे जिसका अल्लाह ने सबसे बेहतरीन जवाब पहले का दिया हुआ है। तो आप उसके ऊपर रो ना यार, तो क्यों ये एक नया फसाद शुरू किया हुआ है, backed by obviously a lot of other propagandas as well? That would be a very long topic to discuss. सही। And Fahad bhai, before we sign off, मैंने आपको पहले भी कहा था when we first met at the previous show, I really admire your work. And this is something जो हमारी फील्ड में मैंने बहुत ही कम लोगों को कहा हुआ है। एक तो मुझे आपका नाम बड़ा अच्छा लगता है, फिटलेक्ट, फिटनेस एंड इंटेलेक्ट का जो मिलाप है, मुझे बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट लगा। आई लाइक द वे यू स्ट्रक्चर योर आर्ग्यूमेंट्स, आई लाइक द वे यू आंसर क्रिटिक्स, एंड इट्स नॉट एन इजी थिंग टू डू। जब आपको कोई क्रिटिसाइज करते हो, हमारे तो जो क्रिटिसिज्म है वो तो कोई माड़े होते भी नहीं है, सीधा मौत के ऊपर होते हैं, मर जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील सॉरी फॉर दोज जो हु वुड विश डेथ टू अनदर फेलो ह्यूमन बीइंग, बट चले अल्लाह हिदायत दे उनको, उन पे हमने क्या टाइम वेस्ट करना। But I really admire your work. I hope you keep working this way, keep inspiring people. And I'm honored कि आपने जिस तरह शो के शुरू में कहा that you admire my work, you're a fan of my work. मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। मुझे आपके लिए दिल से दुआ है कि आपके प्लेटफॉर्म से, आपके intellectual prowess से, the way you structure your arguments and the way you convince people, I hope कि you touch as many lives as possible, because that is what I do 13 years. As long as I'm alive, my job is to inspire. And hopefully both of us together, and जितने भी काफला बनता रहता है, लोग जमा आते रहते हैं, तो इंशाल्लाह we hope that one day people do understand and realize कि सेहत है तो सब कुछ है। Thank you so much buddy, and आमीन to everything what you have said, इतनी सारी दुआओं का, और उम्मीद करता हूँ कि आपको इस एपिसोड से इतनी सारी चीज़ें सुनने को मिली होंगी जो मेरे ख्याल से हसन ने इससे पहले कहीं एक्सप्रेस नहीं की हैं, क्योंकि मेरे जहन में, जैसे हसन ने कहा कि आई एक्चुअली ट्राई टू टच अपॉन सो मेनी थिंग्स इन लाइफ। मेरे लिए फ़िटनेस सिर्फ फिजिकल नहीं है, फिजिकल फिटनेस तो सबसे आखिर में आती है। इससे पहले आपकी इमोशनल हेल्थ होती है, आपकी मेंटल वेलबींग होती है, आपके रिलेशनशिप्स होते हैं। ये सब जब जाके एक प्लेस पे फॉल करते हैं, फिर कहीं जाके योर हेल्थ एक्चुअली फॉल इन टू प्लेस। तो उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी आपको एपिसोड, शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय से आगाह कीजिएगा। आई विल ट्राई टू हैव हसन नेक्स्ट। इंशाल्लाह हमारा एक प्लान है कि हम इस्लामाबाद, लाहौर का भी एक विज़िट करें, सेंस एंड स्टोरीज़ की तरफ से करें। कुछ जैसे हिशाम सरवर जैसे लोग हैं, और भी डॉक्टर वसीम हो गए, जिसमें शफकत हुसैन भी हो गए, काफ़ी सारे लोग अलाइन किए हैं मैंने। अब देखो कब होता है, 2024 में होता है या सॉरी 23 में होता है, 24 में होता है इंशाल्लाह। तो वील हैव यू अगेन इंशाल्लाह। तो आप हमें बताइएगा कौन से ऐसे क्वेश्चंस थे जो आपको लगता है कि पूछे जा सकते थे, तो हम वील हैव हिम ऑन बोर्ड अगेन। तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे उसको इनकॉर्पोरेट करें। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मी एंड हसन साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।